Hello, can you hear me, guys? Hello. Okay, so it's 8:30 and we are here. चलो सब लोग आ गए क्या? Hi everyone. Hello. Good evening. Good evening. चलो दोस्तों. Everyone's here. Yes. चलो फटाफट फटाफट आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी. It's 8:30. CA फाइनल ऑडिट के आज अपने को 3 चैप्टर्स अपने को रिवाइज करने हैं. सर एक नहीं दो नहीं आज पूरे पूरे 3 रिवाइज करने हैं, राइट? सो मैं थोड़ा हाल चाल आपसे पूछ लेता हूँ, कैसे हो क्या हो? तो एक 2-4 मिनट और बच्चे आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे अपने से, एंड उसके बाद फिर अपन अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं. खाना हो गया बच्चों आपका सबका? खाना हो गया, मस्त एकदम सेट हो पढ़ने के लिए? प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज कर लिया आपने? अच्छे से हुआ वो आपका वो लेक्चर देखा होगा आपने? मैं उम्मीद करता हूँ पूरी पूरी कि बिल्कुल भी आपने मस्ती नहीं करी होगी और वो पूरा पूरा 2 घंटे जो है उसमें आपने अच्छा यूटिलाइज किया होगा. यस. ग्रेट. तो आज जो हम लोग चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं आपने कैप्शन में तो देख ही लिया होगा. सो टॉपिक्स आज अपन कौन से करने वाले हैं? सो फर्स्ट जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक होगा लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स. करेक्ट है, दिस विल बी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. करेक्ट है. सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पीयर रिव्यू. करेक्ट है, पीयर रिव्यू होगा. और तीसरा जो टॉपिक आज अपने डिस्कशन के लिए होगा ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है ड्यू डिलिजेंस. ये 3 टॉपिक आज अपने को रिवाइज करने हैं. मैंने आपसे कहा था कि ये 3 टॉपिक्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. आप लोग इसे पढ़ के आना और फिर हम लोग इसको मेरे साथ रिवाइज करते हैं. तो बच्चों आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा इस टॉपिक के बारे में? पढ़ा नहीं पढ़ा? ओके. चलिए ठीक है. सो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए इस खेल को शुरू करते हैं. आप और हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं. सो टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन मैंने आपके सामने लिख दिया है. सो पहला टॉपिक हम लोग शुरू कर देते हैं अभी. सो फर्स्ट टॉपिक लेट अस स्टार्ट नाउ. पहला टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर. बहुत ही आसान सा चैप्टर है एकदम. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. आईसीआई के मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा, ये बहुत सारे पेजेस दिखेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आपको केस स्टडीज मिलेंगे आपको. करेक्ट है ना? सो हम यहाँ पे अभी बात करेंगे किसके बारे में? तो फर्स्ट चैप्टर अपना है लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, उसके बारे में अभी अपन डिस्कशन करेंगे. बहुत ही आसान करूंगा आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन ना ले. जैसे हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स. अब ध्यान से सुनना, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स की क्या बात करते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं ना, ऑडिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज इन अ क्वालिटेटिव मैनर. बराबर के नहीं? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये ऑडिटर्स जो है, ऑडिटर्स जो काम करते हैं, बराबर के नहीं, जो काम वो करते हैं, द वर्क परफॉर्म्ड, द वर्क विच इज, अब मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, चलो ध्यान देना अभी. सो द ऑडिटर्स, द वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, है ना, ये जो वर्क परफॉर्म्ड बाय देम है इज यूज्ड बाय मेनी. बराबर कि नहीं? द वर्क परफॉर्म्ड बाय देम इज यूज्ड बाय मेनी फॉर मेकिंग, मेकिंग बोलने से अच्छा अपन कहेंगे फॉर टेकिंग वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजंस. क्या बोलते हैं? The work of auditors is used by many for taking certain or various important decisions.
बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे, ऑडिटर्स पे भरोसा रखते हैं, करेक्ट है ना? तो जाहिर सी बात है, इट इज प्रिटी ऑब्वियस कि ऑडिटर्स वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे शुड कैरी आउट देयर वर्क in a very carefully, in a very planned manner, correct है ना? So that the users who are dependent upon the auditors can take a very informed decision, correct है ना? एकदम yes. But अब क्या होता है यहाँ पे, if the auditor, बराबर कि नहीं, if the auditor fails to परफॉर्म, बराबर के नहीं, फेल्स टू परफॉर्म, उसका जॉब जो है, इफ ही फेल्स टू परफॉर्म, वो सही तरीके से नहीं करता है काम, बराबर, फेल्स टू परफॉर्म हिज जॉब और हिज टास्क अप्रोप्रिएटली, बराबर के नहीं, फेल्स टू परफॉर्म हिज जॉब और टास्क अप्रोप्रिएटली, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो डिसीजंस ये लोग लिए हैं, बराबर के नहीं, ये जो डिसीजंस लिए हैं, दीज डिसीजंस मे रिजल्ट इनटू व्हाट, ये डिसीजंस क्या हो जाएंगे, गलत डिसीजंस हो जाएंगे उनके, दे विल एंड अप टेकिंग व्हाट, रॉन्ग डिसीजंस. सो इट विल रिजल्ट इनटू, इफ दे फेल टू परफॉर्म हिज और हर जॉब और टास्क अप्रोप्रिएटली, एंड इफ इट इज यूज्ड, दैट वर्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग एनी डिसीजंस, तो क्या हो जाएगा, यूजर्स विल end up taking wrong decisions. क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूजर्स विल एंड अप टेकिंग व्हाट, रॉन्ग डिसीजंस, एंड इस रॉन्ग डिसीजंस के वजह से, बराबर के नहीं, बिकॉज ऑफ दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे मे सफर लॉसेस. सही बात है ना? देखिए पहले चैप्टर क्यों आया है, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों. आवाज क्लियर नहीं है, वीडियो प्रॉब्लम है कि साउंड प्रॉब्लम है? हेलो, माइक चेक, लेट मी चेक. हेलो, माइक चेक. हेलो, माइक चेक. भाई सही है ना आवाज वगैरह? क्यों यार परेशान कर रहा है गोविंद? मार खाएगा? चलो पढ़ाई में मन लगाओ यार, कैसे ये मत करो, नहीं तो मैं चैट ऑफ कर दूंगा. पागल, डरा दिया ना. ओके, सो वॉइस इज वेरी लो, तो फोन का आवाज बढ़ा दो बच्चों, एकदम मस्त फुल. एक बार रिफ्रेश करो पेज को, तो साउंड और ये सब मैच हो जाएगा, सिंक हो जाएगा. ओके. सो बच्चों मेरे को बताओ, वीडियो, ऑडियो, मेरा स्क्रीन सब बराबर से विजिबल है क्या? अगर ये से तो फटाफट थम्स अप दो, मुझे फटाफट बताओ कि सर एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो आई विल स्टार्ट विथ इट. वो फ्लो नहीं बिगाड़ना है अपने को. चलिए फटाफट मुझे थम्स अप देके बता दो एवरीथिंग इज परफेक्ट करके. ओके ओके, चलिए. सो मैं कहा था, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि द ऑडिटर्स, सो ये जो ऑडिटर्स है, दे विल परफॉर्म देयर वर्क, करेक्ट है ना? बट इफ दे फेल टू डू देयर जॉब अप्रोप्रिएटली, अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उस वजह से ये जो यूजर्स है, दिस यूजर्स विल एंड अप टेकिंग व्हाट, रॉन्ग डिसीजंस, एंड बिकॉज ऑफ दोज रॉन्ग डिसीजंस, क्या बोल रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ दोज रॉन्ग डिसीजंस दे विल सफर व्हाट, लॉसेस. वो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग वर्क, यहां पे क्या हो जाएगा, द यूजर्स विल सफर व्हाट, लॉसेस. अब एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनना, जब ये लॉसेस सफर करते हैं, करेक्ट है ना, सो इस नुकसान की भरपाई कौन करके देगा, हु विल बी लाइबल. यहां पे सवाल आता है, हु विल बी लाइबल. सो यहां पे क्या ऑडिटर लाइबल होगा या नहीं होगा, कब लाइबल होगा, किस तरीके से लाइबल होगा, वो लाइबिलिटी कब अराइज होगी, ये सारा डिस्कशन हम लोग को इस चैप्टर में करना है, जिसका नाम क्या है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर. आई बात समझ में कि क्या हम लोग थर्ड पार्टी ने जो लॉसेस सफर करे हैं, क्या हम लोग उन लॉसेस को ठीक करके देंगे क्या, करेक्ट है ना? आर वी सपोज टू मेक दोज लॉसेस गुड टू आवर क्लाइंट्स, करेक्ट है ना? आर वी लाइबल
for those losses, and if we are, when does the liability arise, what type of liability we are going to face, ये सारी बातें हम लोग को डिस्कशन करना है. So this is what we talk about is the liabilities of auditor. आपको चैप्टर समझ में आ गया, आपको मतलब थीम समझ में आया कि why the chapter liability of auditor. क्योंकि बच्चा तो समझ बात को कि जब तू सीए बन जाएगा, बस अभी ये एग्जाम आपने दे दिया, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अभी एग्जाम्स अच्छे से दे दोगे, रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, आप सीए बन जाओगे, आप फ्यूचर में जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लाइंट का काम आप हैंडल कर रहे हो, और अगर आपसे ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप लायबल रहोगे, नहीं रहोगे, कब रहोगे, ये सारी बातें ऑब्वियसली बात है आपको मालूम होना बहुत जरूरी है. एंड देयरफॉर आईसीएआई आपको कहता है कि भाई प्रोफेशनल एथिक्स तो तूने पढ़ ही लिया है, बट अगर तूने कुछ गलत काम कर लिया तो तू जिम्मेदार रहेगा. तो तू कब जिम्मेदार रहेगा, उसके लिए तू चैप्टर ये पढ़ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर. परफेक्ट है एकदम, यस. सो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं हम लोग, अब जो हम लोग को बात करनी है कि व्हेन डज द लाइबिलिटी अराइज, व्हेन डज द लाइबिलिटी लाइबिलिटी अराइजेस. हमको क्या देखना है सबसे पहले कि व्हेन डज द लाइबिलिटी अराइजेस, लाइबिलिटी कब पैदा होती है, कब ये लाइबिलिटी आती है. सो ये लाइबिलिटी कब आती है मेरे बच्चों. सो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इन विच सिनारियोस द लाइबिलिटीज कम्स इनटू पिक्चर. सबसे पहले क्या कहते हैं कि आपको लाइबिलिटी होने के लिए द ड्यूटी शुड बी व्हाट, द ड्यूटी शुड बी ओल्ड. करेक्ट है ना, ड्यूटी शुड बी ओल्ड. वहां पे आपने ड्यूटी बराबर के नहीं, आपने ओ करना चाहिए, यू शुड ओ टू द ड्यूटी. करेक्ट है ना. अब ड्यूटी जब आपकी है, सो देर इज व्हाट, देर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी, देर इज व्हाट ब्रीच ऑफ ड्यूटी. आपने आपकी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई है, आपने आपका काम ठीक से नहीं किया है, एंड आपने आपका काम सही तरीके से नहीं करने के वजह से बराबर के नहीं, अ डैमेज हैज बीन सफर्ड, डैमेज हैज बीन सफर्ड, द डैमेज हैज बीन सफर्ड. करेक्ट है ना. सो अब जब हम लोग कहते हैं कि भाई देर वॉज अ ड्यूटी वॉज ओड, देर वॉज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, करेक्ट है ना, एंड फिर उसके बाद डैमेज हैज बीन सफर्ड. तो जब ये तीन बातें जब हम लोग को दिखती है, दैट दीज थ्री थिंग्स आर ओवर हियर, इन दैट केस वी से दैट द लाइबिलिटी अराइजेस. उस समय पे हम लोग क्या कहते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द लाइबिलिटी अराइजेस. क्लियर है एकदम. सो लाइबिलिटी आ जाती है. लाइबिलिटी कब निर्माण होगी, जब ड्यूटी है वो ब्रीच हो गई है ड्यूटी, और उसके वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ है. यहां तक बात पहुंची आपको, यस सर. अब जब हम लोग कहते हैं लाइबिलिटी की, सो लाइबिलिटी की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटी की बात करते हैं. तो अब सवाल आता है यहां पे अगला, टू whom. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, अभी नेक्स्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है टू whom. हम किसको लायबल रहेंगे, हम किसे लायबल रहेंगे. करेक्ट है ना. सो अगर हम लोग को देखना है किसे लायबल रहेंगे, तो यहां पे हम लोग को अभी देखना है, देयर आर व्हाट थ्री डिफरेंट सीन्स. कितने सीन देखने हैं अपने को यहां पे, सो वी हैव टू सी थ्री डिफरेंट सीन्स. बोलो कौन से तीन सीन है यहाँ पे, अब हम लोग सीन देखेंगे यहाँ पे. सो कौन से सीन है मेरा बच्चा बताएगा, बोलिए कौन सा सीन है. एक हम लोग बात करते हैं अबाउट विच सीन, इंग्लिश सीन, बराबर कि नहीं. सेकंड हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अमेरिकन सीन. किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, अमेरिकन सीन. करेक्ट है ना. एक है इंग्लिश सीन, दूसरा है अमेरिकन सीन, एंड तीसरा जो हमारे लिए है वो है कौन सा है मेरा बच्चा, इंडियन सीन. आई बात समझ में आपको. सो टू हुम वी आर लाइबल. सो यहां पे हम लोग देखते हैं लाइबिलिटी आती है इन तीन सीन्स के वजह से. वो तीन सीन कौन से हैं, एक है इंडियन सीन, दूसरा है अमेरिकन सीन, बराबर तीसरा है कौन सा, तीसरा कौन सा अपना इंडिया, वो है अमेरिकन सीन, इंडियन सीन एंड इंग्लिश सीन. परफेक्ट है एकदम. सो कोई डिफिकल्टी है मेरे बच्चों, नहीं, एकदम सही जा रहे हैं अपन, यस परफेक्ट है. सो यहां पे आप देखोगे कि देर आर थ्री डिफरेंट सीन्स. इन तीन डिफरेंट सीन्स में अलग अलग लाइबिलिटीज, किसको क्या लाइबिलिटी होगी, वो अलग अलग लाइबिलिटीज हम लोग को दिखती है तीन अलग अलग सीन्स में. परफेक्ट है एकदम, यस. सो कौन सी लाइबिलिटीज होगी, अब मैं आपसे पूछूंगा इंग्लिश सीन में. मतलब यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करना, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे लाइबिलिटी, हम लोग किसको, प्राइमरी जो पार्टी है, प्राइमरी जो पार्टी है
ये सीन्स क्यों आते हैं? जो प्राइमरी पार्टी है उसके लिए तो हम लोग लाइबल रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो प्राइमरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, उसको तो हम लोग लाइबल रहेंगे ही रहेंगे। बट जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इन अलग अलग सीन्स की, ये अलग अलग सीन्स क्यों आते हैं यहाँ पे, हमें देखना है यहाँ पे इन अलग अलग सीन्स में थर्ड पार्टी के लिए क्या हम लोग लाइबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। करेक्ट है ना एकदम। सो हम लोग देखेंगे इंग्लिश सीन में। इंग्लिश सीन में अब मुझे मेरा बच्चा बताएगा, एकदम आराम से मन लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। रिवीजन चल रहा है तो मैं आपसे पूछूंगा भी, आप मुझे जवाब भी देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नो डाउट अबाउट इट। सो अगर जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि आप ये चैप्टर पढ़ोगे, तो मुझे बताइए इंग्लिश सीन में क्या थर्ड पार्टी के लिए हम लोग लाइबल रहेंगे क्या? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इंग्लिश सीन में हम लोग थर्ड पार्टी के लिए लाइबल रहेंगे क्या? चलिए बोलिए फटाफट। चलिए आज हम लोग को 3 टॉपिक्स खत्म करने हैं, बताइए क्या इंग्लिश सीन में हम लोग थर्ड पार्टी के लिए लाइबल रहेंगे क्या? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन। इंग्लिश सीन में थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होंगे क्या? रमन ने बोला है कि सर नो थर्ड पार्टी विल बी हेल्ड लाइबल। मुझे सिर्फ अभी इंग्लिश सीन का जवाब चाहिए, मुझे सिर्फ इंग्लिश सीन का जवाब चाहिए। निमिषा बोल रही है नो, बराबर। दीपक बोल रहा है नो, बहुत बढ़िया। पटेल जी बोल रहे हैं नो, राघव बोल रहा है नो, मुकेश बोल रहा है नो, बराबर के नहीं? सो यहाँ पे एकदम क्लियर सी बात है, बराबर के नहीं? यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश सीन में थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी नो, ऐसे अच्छे से लिखता हूं इसको एकदम क्लियर, नो लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में अपने को कोई भी लेना देना नहीं है, सही बात है, एकदम परफेक्ट है। सो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं अमेरिकन सीन में। अमेरिकन सीन में हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे बताइए। अमेरिकन सीन में क्या थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज आएंगी नहीं आएंगी? तो यहां पे अमेरिकन सीन में हम लोग को दो सिचुएशंस दिखते हैं। अमेरिकन सीन में हम लोग को वी सी व्हाट, टू सिचुएशंस। एक तो सिर्फ नेग्लिजेंस है, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, एक हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस नेग्लिजेंस है, बराबर के नहीं? ग्रॉस नेग्लिजेंस है, बराबर के नहीं? और दूसरा नॉर्मल नेग्लिजेंस है, करेक्ट है ना? सो मुझे बताइए यहां पे ग्रॉस नेग्लिजेंस है तो यहां पे मैं लिखता हूं प्राइमरी पार्टी, प्राइमरी, एंड यहां पे लिखता हूं थर्ड पार्टी। फिर से यहां पे लिखता हूं प्राइमरी, फिर से यहां पे लिखता हूं थर्ड पार्टी। अब फिर से मेरा बच्चा जवाब देगा मुझे। अमेरिकन सीन में ग्रॉस नेग्लिजेंस है तो यहां पे तो भाई प्राइमरी में तो रिस्पॉन्सिबल दोनों में ही रहेंगे, बराबर के नहीं? प्राइमरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल तो रहेंगे ही रहेंगे। बट अब सवाल आता है कि अमेरिकन सीन में ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है, सो ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है तो आर वी लाइबल टू थर्ड पार्टी? नॉर्मल नेग्लिजेंस है तो आर वी लाइबल टू थर्ड पार्टी? सो फर्स्ट आप मुझे जवाब दीजिए, ग्रॉस नेग्लिजेंस में इस थर्ड पार्टी, कैन द थर्ड पार्टी क्लेम द लाइबिलिटी और विल वी बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी? क्या हम लोग थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार रहेंगे क्या अंडर अमेरिकन सीन? चलिए बताइए, चलिए बताइए, थर्ड पार्टी के लिए क्या हम लोग लाइबल रहेंगे क्या अंडर ग्रॉस नेग्लिजेंस? व्हाट आर दी सीन्स बेटा, यही तो इंग्लिश सीन, अमेरिकन सीन, इंडियन सीन। बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं निधि बेटा, कि ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, अलग अलग। इंग्लिश सीन मतलब हम लोग यूके की बात करते हैं, अमेरिकन सीन मतलब हम लोग यूएस की बात करते हैं, और इंडियन सीन मतलब इंडिया की बात करते हैं। ये इंडियन लॉज, अमेरिकन लॉज और इंग्लिश लॉज की बात कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट है ना? सो समझ में आया आपको ये 3 सीन मतलब क्या है? सीन मतलब भाई ये कुछ सिनारियोज नहीं है, अलग अलग कंट्रीज के लॉज में क्या क्या होता है ऑडिटर्स की लाइबिलिटीज से रिलेटेड, उसकी बात हो रही है। ओके ओके। सो थर्ड पार्टी लाइबल होगा, बहुत बच्चे बोल रहे हैं यस सर, अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस है नो डाउट थर्ड पार्टी विल बी हेल्ड लाइबल। बट अगर ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल नेग्लिजेंस है तो, नॉर्मल नेग्लिजेंस है तो बताइए बच्चों, नॉर्मल नेग्लिजेंस है तो थर्ड पार्टी विल नॉट बी लाइबल, करेक्ट है ना? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए,
आप प्राइमरी पार्टी और थर्ड पार्टी मतलब आप रिवीजन करने आए हो बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही झोल है आपके। ऐसा मत करो रे मेरे साथ। बच्चा पूछ रहा है वहां पे सर प्राइमरी पार्टी और थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है। अरे जैसे क्लाइंट और मैं जो हूं वो प्राइमरी पार्टी है, शेयर होल्डर्स ये थर्ड पार्टी है, बैंकर्स ये थर्ड पार्टी है, क्रेडिटर्स ये थर्ड पार्टी है। तुम समझ रहे बात को। सो यू शुड नो व्हाट इज। अरे यार बाय गॉड तुम लोग रिवीजन कर रहे हो कैसे, क्या क्या पढ़ा क्या है तुमने फिर भाई। इंग्लिश सीन मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, इंग्लिश सीन मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अंडर यूके लॉ। अमेरिकन सीन मतलब यूएस लॉ। और इंडियन मतलब भाई इंडिया अपना। करेक्ट है ना। सो अब यहाँ पे प्राइमरी पार्टी तो नो लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। मतलब मैं अगर आपको सिंपल करना है तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे प्राइमरी तो यस, बट थर्ड पार्टी इंग्लिश सीन में क्या बोलता है, थर्ड पार्टी is not a privy to contract, is not a party to the contract, so therefore cannot claim any damages। करेक्ट है ना एकदम। अब मैं बात कर रहा हूं इंडियन सीन की। इंडियन सीन में मुझे बताइए कि आर वी लायबल फॉर द थर्ड पार्टीज अंडर इंडियन सीन। बताओ इंडियन सीन में क्या स्टोरी होगी इंडियन सीन में यहां पे। सो इंडियन सीन में स्टोरी ये होगी यहां पे, इफ द ऑडिटर, if the auditor has knowledge, if the auditor, क्या लिखेंगे, if the auditor knows, बराबर के नहीं, और has reason to believe that third party, that third party uses the work, that third party uses the work, बराबर के नहीं। अगर इंडियन सीन में क्या बोलता है भाई, एकदम सिंपल है। इंडियन सीन में, इंडियन सीन का मामला सेट है। वो क्या बोलता है कि इफ द ऑडिटर नोज, ऑडिटर को अगर मालूम है, बराबर के नहीं, कि बाबा कोई यूज करने वाला है उसको, और हैज अ रीजन टू बिलीव, और हैज ऑट टू नोन, उसको मालूम है, उसको पक्का मालूम है कि भाई उसका काम ये लोग यूज करने वाले हैं, ही नोज और ऑट टू हैव नोन। करेक्ट है ना। तो उस केस में दैट थर्ड पार्टी इज गोइंग टू यूज हिज वर्क, इन दैट केस हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए अपना ऑडिटर क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। परफेक्ट है एकदम। सो दिस इज व्हाट इज द थ्री डिफरेंट सीन्स अंडर व्हाट द लाइबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी। देखो ये मैं आपके साथ साथ कितना सुपर ऑसम समरीज भी बना रहा हूं मैं। करेक्ट है ना। तो भाई एकदम आराम से ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है ना। सो यहाँ पे ये इंग्लिश सीन, यूके सीन, दैट इज अमेरिकन सीन, यूएस सीन एंड इंडियन सीन, लाइबिलिटीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी विल बी व्हाट, लाइबल। एकदम आराम से, एकदम सही। करेक्ट। तो यहाँ पे भाई एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा वो ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन के बेसिस पे लाइबिलिटी अराइज होगी नहीं होगी वैसा नहीं पूछेंगे। एमसीक्यूज में ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होगी नहीं होगी वो आएगा आपको। और अपन एग्जाम में बेसिकली जो भी लाइबिलिटीज आएंगे वो इंडियन सीन के बेसिस पे ही लिखेंगे अपन। ओके ओके। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, ये बात हो गई अपनी लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज मेरा बच्चा क्लियर है क्या एकदम, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज क्लियर है क्या एकदम, बता दीजिए मुझे सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड। ओके। सो यहां पे आपके थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का मामला सेट है। अब अपन आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यहां पे आगे, अब अपन क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या सीखना है यहाँ पे। सो यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। सो यहां पे लाइबिलिटीज की जब अपन बात करते हैं, सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। बताओ कौन से दो डिफरेंट टाइप के लाइबिलिटीज है, आपने पढ़ा है कभी। करेक्ट है, मुझे मालूम है आपने रेगुलर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है इसको। सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। कौन से टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज है, एक हम लोग बात करते हैं अबाउट सिविल लाइबिलिटी। किसकी बात करते हैं बच्चा, एक हम लोग बात करते हैं अबाउट सिविल लाइबिलिटी, वेरी इंटरेस्टिंग। करेक्ट है ना। एक बात करते हैं हम लोग सिविल लाइबिलिटी की, और दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट क्रिमिनल, क्रिमिनल लाइबिलिटी की। एक किसकी बात करते हैं हम लोग, क्रिमिनल लाइबिलिटी की। चैप्टर खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
करेक्ट है ना एकदम। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज ओवर हियर, एक है सिविल लाइबिलिटी और दूसरा है क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से आराम से सुनिएगा। सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी में आप समझने की कोशिश करो। क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि व्हेन, क्रिमिनल कब कहता है, क्रिमिनल क्रिमिनल कब होता है, व्हेन यू ब्रेक द लॉ, व्हेन यू ब्रेक द लॉ, बराबर के नहीं, व्हेन यू ब्रेक द लॉ एंड लॉ प्रिस्क्राइब्स liability for it, this is called as which liability, criminal liability। जब आप कोई कानून का उल्लंघन करते हो, आप कोई कानून को फॉलो नहीं करते हो और फिर वो लॉ फॉलो नहीं करने के वजह से, वो लॉ आपने फॉलो नहीं करने के वजह से आपको लॉ में ही लिखा गया है कि आपको इतना इतना जुर्माना भरना पड़ेगा, करेक्ट है ना। सो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्लियर है एकदम बात, लॉ आपके लिए वो लाइबिलिटी क्या कर देंगे, आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, सिविल लाइबिलिटी मतलब यहां पे लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी लाइबिलिटी, बराबर कि नहीं, बट स्टिल द पर्सन हु suffered losses wants to claim for damages, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविल लाइबिलिटी। कानून में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, अब तुम समझो बात को, कानून में कहीं लिखा नहीं है तुमने धोखा दे दिया, तुमने चीटिंग कर दिया, तो कानून में इसके लिए कहीं कुछ लिखा नहीं है। तुमने प्रॉमिस कर दिया तुम्हारे बब्बू सोना को कि मैं तुम्हें चांद तारे ले आऊंगा तुम्हारे लिए, बट जब एक्चुअल में उसने तुमको बोल दिया तुम्हारे सोना ने कि भैया चांद तारे कहाँ है, तुम बोलते पागल है क्या, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो वो बोले कि तुमने तो धोखा दिया, तुमने चीटिंग किया। ऐसा तो कहीं कानून में लिखा नहीं, अब चीटिंग किया तो उसके लिए आपको कितना नुकसान भरना पड़ेगा, बट वो तो छोरी हर्ट हो गई ना, आपकी सोना तो हर्ट हो गई, बराबर, या तो छोरा हर्ट हो गया। तो उस केस में जब वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस लाइबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, उस लाइबिलिटी को हम लोग सिविल लाइबिलिटीज कहेंगे। आई बात समझ में आपको। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज सिविल लाइबिलिटीज एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज। जब मैं यहां से अब आपको चैप्टर में लेके जाता हूं, कहां लेके जाऊं मैं, अभी आपको चैप्टर में लेके जाता हूं, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में। तो अब तुम समझो बात को, इस चैप्टर में जो अपना जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, बस ये लाइबिलिटीज हम लोग को पढ़ना है, खलास, ये चैप्टर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, अब बचा ही नहीं कुछ चैप्टर यहाँ पे। सो एकदम आसान है। सो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, सिविल लाइबिलिटीज में कौन सी आती है। फिर हम लोग बात करते हैं उसके अंदर क्या आता है, सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बराबर कि नहीं, यह ध्यान में रखना, सिविल लाइबिलिटीज में हम लोग सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना भाई। मर्डर, तू ऑडिटर ऑडिट की बात कर, यहाँ पे अशोका मर्डर वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में ही आता है, क्योंकि उसमें अपना इंडियन पिनल कोड आईपीसी जो है ना, उसमें अलाउड नहीं है कि आप मर्डर कर सकते हो करके, इसीलिए वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आता है, एंड इट इज नॉट अ सिविल लाइबिलिटी, है ना बेटा अशोका। अपन मर्डर वर्डर की बातें नहीं करेंगे अपन बेटा, यहाँ पे जो ऑडिटर्स की बात है उसमें अपन बात कर रहे हैं। ओके ओके। सो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एकदम आराम से मन लगा के पढ़िएगा, डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस। पहले हम लोग सिविल की बात करेंगे। डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस मतलब तुमने नेग्लिजेंस किया है। अब क्या होता है यहाँ पे कि सेक्शन 35, ध्यान से सुनना, एक डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस एक बात करता है मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। फिर मैं यहाँ पे जब आता हूं कहाँ पे, क्रिमिनल लाइबिलिटी में, यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर 34, वापस से क्या कहता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स डाली गई है। सो एकदम आराम से ध्यान से सुनना समझना। यहां पे फर्स्ट हम लोग सिविल लाइबिलिटी में यहां पे हम लोग लिखते हैं, कॉन्सनेट करना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे मैं लिखता हूं सेक्शन नंबर 34, सॉरी सेक्शन नंबर 35, और यहां पे मैं लिखता हूं क्रिमिनल में सेक्शन नंबर 34। दोनों किस बारे में बात करता है, एकदम आराम से ध्यान से सुनना, एकदम आराम से ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 35 एंड सेक्शन नंबर 34 की जब अपन बात करते हैं तो ये दोनों जो बातें करता है, ये क्या कहता है कि आपने प्रोस्पेक्टस में
आपने दोनों में क्या है, प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ गलत बातें लिख दी है, प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ गलत बातें लिख दी है, करेक्ट है ना। ये दोनों किससे डील करते हैं, प्रोस्पेक्टस से। बट सिर्फ डिफरेंस इतना है यहां पे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है और सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है। आई बात समझ में आपको? यस। तो दोनों में क्या है बेसिकली, कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ चीजें आपने झूठी लिखी है, ध्यान से सुनना, मैं जो बहुत बोल रहा हूं बहुत भारी बोल रहा हूं, करेक्ट है ना। अगर हम लोग ने प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ बातें झूठी लिखी हुई है, या हमसे कुछ बातें छूटी है, कुछ बातें झूठी है, कुछ बातें झूठी है, करेक्ट है ना। और इसके अंदर अपन ऑडिटर्स, वी आर दी एक्सपर्ट्स, उससे रिलेटेड हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं व्हेन द प्रोस्पेक्टस इज इशूड, करेक्ट है ना। तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे बहुत सारे लोग डिसीजंस भी लेते हैं। प्रोस्पेक्टस जब इशू होता है तो एक एक्सपर्ट का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जब वो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था, उस समय पे जब ऑडिटर को, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को मालूम था कि वो बातें गलत है, और फिर भी उसने कहा कि ये बातें सही है करके, अनट्रू चीजों को उसने लिखा कि दिस इज ट्रू, करेक्ट है ना, एंड ही वेंट अहेड विथ इट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जिस व्यक्ति ने उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट को देखते हुए, उस एक्सपर्ट के सर्टिफिकेट को देखते हुए, अगर उसने सब्सक्राइब किया होगा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, वो सब भी आते हैं, करेक्ट है ना, वो लिस्ट हम लोग देखे ही है। तो आप समझो कि उसमें सेक्शन 35 क्या कहता है कि यू कैन क्लेम द डैमेजेस, आपका जितना भी नुकसान हुआ है आप वो क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। दैट इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 35, करेक्ट है ना। सेक्शन 35 में यहां पे ये जो यूजर है, ये यहाँ पे इस ऑडिटर से, इस एक्सपर्ट से, सेक्शन में वर्ड एक्सपर्ट यूज किया है, इस एक्सपर्ट से कितने डैमेजेस क्लेम करेंगे, कितने डैमेजेस क्लेम करेंगे, ये कहीं लिखा नहीं है कानून में। हाउ मेनी डैमेजेस, हाउ मच डैमेजेस टू बी क्लेम, ये कहीं मेंशन नहीं किया गया। तुम कोर्ट में केस फाइल कर लो और तुम्हें जितना भी नुकसान की भरपाई करानी है वो करा लो, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द सिविल लाइबिलिटी, वेयर द डैमेज, वेयर द लाइबिलिटी इज नॉट मेंशन्ड बट स्टिल द थर्ड पार्टी कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस। यहां पे फिर से क्या कहता है, यहां पे ये जो यूजर है, बराबर, इसने एक्सपर्ट के बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए उसने क्या किया, शेयर्स को सब्सक्राइब किया, और उसके वजह से उसको डैमेजेस सफर हुए। तो यहां पे सेक्शन नंबर 35, उसके अंतर्गत सेक्शन नंबर 447 में उसमें डैमेजेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि अगर तुमने कुछ गलत काम किया है तो आपको सेक्शन 447 लगेगा, और वो उसकी बन जाएगी क्रिमिनल लाइबिलिटी। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट इज सिविल लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट। क्लियर है एकदम बात? सही जा रहे हैं अपन एकदम? यस। सो ये बात हो गई। उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना ये रिवीजन लेक्चर है, तो मैं पूरा पूरा ये नहीं पढ़ रहा हूं, आप ये बाकी पूरा पढ़ लेना। ये सेक्शन 447 और ये सारी बातें आपकी लॉ में भी कवर हो चुकी है, करेक्ट है एकदम? यस। उसके बाद हम लोग सेक्शन 35 होने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटी फॉर मिसफीजेंस। सिविल लाइबिलिटी में आता हूं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है यहां पे, सेकंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं यहां पे, लाइबिलिटी फॉर मिसफीजेंस। मिसफीजेंस, अब आप पूछोगे सर ये क्या होता है लाइबिलिटी फॉर मिसफीजेंस? भाई लाइबिलिटी फॉर मिसफीजेंस मतलब क्या कहते हैं हम लोग यहां पे, लाइबिलिटी फॉर मिसफीजेंस का मतलब होता है देयर इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देयर इज व्हाट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्या हो गया, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या कहता है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, क्या कहते हैं, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट में कुछ धोखा दे दिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब क्या कहेंगे अपन, जैसे कि उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसने क्या कर दी, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसने लीक कर दी, उसने बाहर लोगों को बता दिया कि भाई ये क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब क्लाइंट ने आपके ऊपर ट्रस्ट रखे हुए आपको उनके ट्रेड सीक्रेट्स बता दिए, आपके वेंडर्स बता दिए, आप कहां से परचेस करते हो, किसको सेल करते हो, क्या प्राइस पे सेल करते हो, आपके टैक्टिक्स क्या है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्लोज टू यू बाय द क्लाइंट, बट व्हाट यू डिड, यू लीक्ड इट टू द थर्ड पार्टी। देयर इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एग्जाम्पल कॉन्फिडेंशियलिटी। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं,
the auditor will be liable for misfeasance, the criminal, the civil liabilities. करेक्ट है एकदम? यस। बेटा अभी कौन सा सी पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है बच्चा? ये वाला बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे हो क्या? बोलो, तो मैं पढ़ता हूं और बता देता हूं फिर फटाफट, क्योंकि सी पॉइंट मतलब ये प्रोमोटर तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें डाउट होगा, तो ये जो बोल्ड में है अमेंडेड है वही। यस बेटा दीपक सही बोल रहे हो, शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1 के अंदर वो लाइबल रहेगा। ओके, सो ये पढ़ना होगा मेरे को ऐसा लगता है उसको। तो एक बार वो सेक्शन नंबर 35 के अंदर ये जो पार्ट ऐड हुआ है, एक बार हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा। That as regards every misleading statement purported to be made by an expert or contained in what purports to be a copy of an extract from the report or valuation of an expert, it was correct and fair representation of the statement, a correct copy or the correct fair extract from the report or valuation, as he had reasonable ground to believe and did up to the time of issue of the prospectus believe that the person making the statement was competent to make it, and that the said person had given the consent required under subsection 5 of section 26 to the issue of prospectus, and had not withdrawn that the consent before delivery of a copy for registration to the defendant's knowledge before allotment thereunder. अब इसके अंदर क्या कहता है कि सेक्शन 35 ये जो बातें हैं बता रहा हूं, वही वही बात पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर क्या है, सेक्शन 35 के अंदर क्या कहता है कि आपने स्टेटमेंट दे दिया है, आपने सर्टिफिकेट दे दिया है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, यू हैव गिवन द स्टेटमेंट और द सर्टिफिकेट, करेक्ट है ना एकदम। अब इस केस में क्या हो गया कि अगर आप आपका स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट आप विड्रॉ कर लेते हो बिफोर द इशू, या आपको मालूम नहीं था ऐसे और बाद में आप विड्रॉ करते हो, या पब्लिक नोटिस आप दे देते हो, तो उस केस में क्या हो जाता है कि आप उसके लिए लाइबल नहीं रहोगे। ये बात एकदम सिंपल थी। अब बात क्या हो गई यहां पे, आप समझने की कोशिश करना। सी वाले पॉइंट में आपने विड्रॉ भी नहीं किया है, आपने पब्लिक नोटिस भी नहीं दिया है, बट फिर भी आप लाइबल नहीं रहोगे। कब? जिस स्टेटमेंट के बेसिस पे या जो वैल्यूएशन कोई और एक्सपर्ट्स है उसके वैल्यूएशन के बेसिस पे, उनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको लग रहा था कि वो जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन है, वो फेयर व्यू दे रहा है, करेक्ट है ना। और उस एक्सपर्ट ने जिसने वैल्यूएशन शेयर वैल्यूएशन का रिपोर्ट वगैरह दिया था, उसने भी उसका कंसेंट विड्रॉ नहीं किया था, और उसके कंसेंट उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने अपना सर्टिफिकेट दिया है, करेक्ट है ना। तो उस केस में मैं लाइबल नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे को कोई डाउट नहीं था, आई हैड नो रीजन, एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर इट टू डाउट। आई बात समझ में? सो इन दैट केस भले ही आपके पास रीजनेबल आपको लगता है रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि ये प्रोस्पेक्टस सही है, और जिसके काम के भरोसे आपने ये रिपोर्ट दिया था उसने भी उसका कंसेंट नहीं निकाला है, और बाद में इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट एन अनट्रू स्टेटमेंट, स्टिल यू आर नॉट लाइबल अंडर सेक्शन नंबर 35। दैट इज पॉइंट नंबर सी जो लेटेस्ट अभी ऐड हुआ है। आई बात समझ में आपको? क्लियर? यस। सो ये बात हो गई अपन की अंडर सेक्शन नंबर 35, और ये बात हो गया अपना पूरा पूरा सिविल लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, बराबर कि नहीं। सो यहाँ पे हम लोग इसको हेडिंग दे देते हैं अंडर, ये किसकी बात हो रही थी अपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं ये किसके अंदर हो गया, अपना कंपनीज एक्ट के अंदर हो गया, करेक्ट है ना। ये हो गया कंपनीज एक्ट के अंदर। ओके वेरी गुड। सो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज क्रिमिनल लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। सेक्शन 34 तो अपना हो गया, और उसमें अपने को मालूम है कि सेक्शन 447 के अपने को फाइन लगेंगे, और वो क्या होगा, आपको जेल हो सकती है। क्या क्या कहते हैं उसमें, जेल अप टू 6 months, बराबर कि नहीं, नॉट लेस देन 6 months। अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा सो इट शैल नॉट बी लेस देन व्हाट 3 years, मतलब कम से कम आपको 6 महीने की सजा होगी। पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो वो आपको 3 साल की होगी, एंड इट विल बी एक्सटेंडेड टू 10 years। फाइन आपको लगेगा नॉट लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्व, एंड मैक्सिमम होगा 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व, करेक्ट है एकदम। ओके, फिर अब अपन बात करते हैं अबाउट सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 की। किसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटीज के अंदर। सेकेंड पॉइंट वी टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5। ये अपन कंपनी ऑडिट में तो पढ़ते ही एकदम बखूबी एकदम अच्छे से। तो सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 किस बारे में बात करता है? सो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर, एकदम आराम से ध्यान से सुना, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है कि अगर जो ऑडिटर है, यहाँ पे कौन है बेटा, ऑडिटर है, अगर उसने कोई किसी प्रकार का फ्रॉड किया हुआ है,
अगर जो अपना जो ये ऑडिटर है, करेक्ट है ना, अगर उसने इस ऑडिटर ने अगर कोई किसी प्रकार का फ्रॉड किया हुआ है, करेक्ट है ना, और ही हैज कल्यूटेड और एबिटेड इन फ्रॉड विद द मैनेजमेंट, तो वो फ्रॉड अगर करता है ऑडिटर, करेक्ट है ना, और इस फ्रॉड का जो है इंटीमेशन किसको, एक तो ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल सुमोटू, ट्रिब्यूनल क्या बेटा, सुमोटू, ट्रिब्यूनल सुमोटू, और एन एप्लीकेशन, और एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी लिखता हूं, एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल बाय, कौन एप्लीकेशन करेगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर कंसर्न्ड पर्सन, कि ये ऑडिटर ने क्या किया है, फ्रॉड किया हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर ट्रिब्यूनल और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन, अगर ये लोग सेटिस्फाइड है, करेक्ट है ना, सेटिस्फाइड है, तो यहां पे सिंपल दो बातें होगी, एक तो चेंज द ऑडिटर्स, ये बात तो हो जाएगी, ऑडिटर्स विल बी चेंज्ड, बट सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जो लाइबिलिटी है उसकी, नॉट एलिजिबल टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। आई बात समझ में। सो ये जो यहां पे मैंने लिखा है कि अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, बराबर के नहीं, खुद से या सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी अदर पर्सन के क्या कहते हैं उसको, कंप्लेंट से, तो अगर वो सेटिस्फाइड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये यहां पे उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, एंड दिस इज व्हाट इज द क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5। क्लियर है मेरा बच्चा बात एकदम, यस। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज लाइबिलिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब ये कंपनीज एक्ट हो गया, अब अपन बात करेंगे अंडर व्हाट, बोलो। सो ये कंपनीज एक्ट हो गया, अब अपन बात करते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लाइबिलिटीज क्या कहते हैं हम लोग, सबसे पहले एक आता है सेक्शन नंबर 288 के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 288 क्या कहता है भाई, एकदम सिंपल है, a person who has been convicted of any offense connected with any income tax proceed and penalty has been imposed under the act is disqualified from representing the assessee। सेक्शन 288 सिंपल है भाई, अगर तेरे अगेंस्ट ही, मतलब तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है और तेरे अगेंस्ट ही कुछ लाइबिलिटी है कि तुझे इनकम टैक्स में तू ही डिफॉल्टर है, तो तू किसी और का केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। आई बात समझ में आपको। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 288, यू आर नॉट अलाउड टू रिप्रेजेंट। नेक्स्ट यहां पे 288 में क्या कहते हैं, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग द assessee। आई बात समझ में आपको, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग द assessee। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर 278। Any person who acts or induces in any manner another person to make and deliver the income tax false account, induces मतलब क्या, उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस मतलब उसे मजबूर करना या उसे बहकाना, बराबर के नहीं, उसे इन्फ्लुएंस करना, परफेक्ट वर्ड, उसे इन्फ्लुएंस करना कि भाई तू गलत अकाउंट बता दे, फॉल्स अकाउंट्स बता दे, बराबर, गलत डिक्लेरेशन दे दे, टेंशन मत ले, तेरा भाई संभाल लेगा, बराबर के नहीं, ऐसे अगर कुछ होता है, फॉल्स अकाउंट्स नोइंग इट टू बी फॉल्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी वो क्या हो जाता है,
उसके अगेंस्ट पेनल्टी चार्जेस लगेंगे, दैट इज सेक्शन 278। बराबर, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से सेक्शन 278। फिर रूल 12A क्या कहता है, अंडर दिस रूल उसको क्या लगेगा, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, as authorized representative under this rule, chartered accountant who as an authorized representative has prepared and returned file has to furnish the assessing officer particulars accounts and other documents and he knows that it is what वो false है, तो penalty क्या हो जाएगी यहाँ पे, and if this report is false and chartered accountant knows or believes to be false or untrue, he would be liable for rigorous imprisonment with the which may extend to 7 years and to a fine। सो यहां पे सेक्शन 278 प्लस रूल 12A में क्या बोलता है यहाँ पे, 7 years रिगरस, सिर्फ इंप्रिजनमेंट नहीं, रिगरस इंप्रिजनमेंट। आई बात समझ में आपको, क्लियर है एकदम बात, यस। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 271J 2017 में आया है कि अगर आप सर्टिफिकेट देते हो, 271J की बात करता हूं, 271J, अगर आप सर्टिफिकेट देते हो और अगर वो सर्टिफिकेट आपने झूठा दिया, तो पर सर्टिफिकेट यू हैव टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 पर सर्टिफिकेट, ₹10,000 पर सर्टिफिकेट आपको क्या लगेगा, ये फाइन लगेगा अगर आपने झूठे सर्टिफिकेट्स दिए तो। ये हो गया अपना लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाला चैप्टर। वाओ, मजा आ गया सर। हे गाइस, कॉन्फिडेंस है आपको लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाले चैप्टर में, बताइएगा। बहुत ही आसान और सिंपल सा चैप्टर है, पूरा पूरा एकदम डिटेल में ही पढ़ा दिया ये तो भाई, बताइए। सो अगर आपको मजा आ गया होगा भाई, फुल एकदम कॉन्फिडेंस होगा आपको, तो बताओ मेरे को, तो फिर अपन अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं फिर। चलो कुछ तो बोलो भाई, वेटिंग फॉर योर फीडबैक। कि आपको मजा आया क्या, आपको इंटरेस्ट आया क्या ये पढ़ने में, मन बना रहा क्या आपका, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। लाइक का बटन दबाने में चिंगूसी ना करे। ओके चलो, सो अब अपन यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर अपना इनलाइन कौन सा है बेटा, अब अपन बात करेंगे पीयर रिव्यू की। आहा हा, ये तो भैया बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये तो। हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे पीयर रिव्यू की। एकदम मस्त आने वाले जो 20-25 मिनट होंगे, अब अभी हम लोग डिवोट करेंगे किसको, पीयर रिव्यू वाले इस टॉपिक को। तुम यार लाइक में बहुत चिंगूसी कर रहे हो, हाँ माँ कसम, मतलब इतने 100 के ऊपर बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को और लाइक्स पूरे 100 भी नहीं हुए। डिसलाइक करने वाले कौन होते हैं भगवान जाने भाई, इतना इज्जत में पढ़ा रहा हूँ डिसलाइक कर रहे हैं, उनको तो खैर इग्नोर ही करो, वो अपने फैन होते हैं, वो अलग लेवल के फैन होते हैं, बट भाई तुम क्या यार, इतना मजा आ रहा तुमको और तुम लाइक बटन प्रेस नहीं कर रहे। ओके सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीयर रिव्यू की। अब अगला चैप्टर अपना जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो है पीयर रिव्यू। ओके, सो पीयर की बात करते हैं अभी अपन यहाँ पे, एकदम आराम से मन लगा के सुनिएगा। पीयर की जब बात करते हैं हम लोग लिखते हैं पीयर मतलब कौन है, अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। पीयर मतलब कौन है मेरा बच्चा, अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, बराबर कि नहीं, अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। और रिव्यू की बात करते हैं मतलब क्या कहते हैं हम लोग, एक री एग्जामिनेशन, करेक्ट है ना, री एग्जामिनेशन, रीचेकिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू। इसको नहीं कहते पीयर रिव्यू, मतलब ये उसका वर्ड एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड ब्रेकअप है। पीयर का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। बेटा राहुल स्पीड तेज कर दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है, बट ये सिंस चैप्टर्स एकदम छोटे छोटे हैं तो मैं सोच रहा था कि इसको एकदम आराम से मैं पढ़ा दूं। बाकी फिर आप बोलो, अगर मेरे को इसको एकदम तेज पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बताओ अपना स्पीड थोड़ा तेज करूं कि जैसा चल रहा है सर एकदम मस्त प्रवचन चलने दो।
कुछ तो बोलो भाई। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं दोस्तों। स्पीड सही है। हाँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, चैप्टर्स छोटे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आराम से अपना पढ़ाता हूँ लेट लेट के एकदम मस्त। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा मीडियम मीडियम स्पीड रखता हूँ। ओके ओके डन, चलो। सो चलिए, तो बच्चों को अभी थोड़ा तेज करेंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बच्चों को भूख लग रही है। मार खाओगे पकड़ के, चुपचाप पढ़ाई में मन लगाओ। ओके। सो पीयर रिव्यू की बात कर रहे हैं। पीयर रिव्यू मतलब अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, एंड रिव्यू का मतलब क्या होता है, री एग्जामिनेशन। तो जब हम लोग बात करते हैं पीयर रिव्यू की, तो पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये पीयर रिव्यू जो होता है ये अश्योरेंस firms which are carrying out assurance services, firms which are carrying out assurance services, उन लोगों का क्या हो रहा है, उनका पीयर रिव्यू होता है। जो भी फर्म्स है, बराबर के नहीं, जो अश्योरेंस सर्विसेज कैरी आउट करते हैं, उनका क्या होता है, पीयर रिव्यू होता है। क्लियर है, एकदम सही है। अब यहाँ पे ये जो फर्म्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब चलो, अभी स्पीड वीड की बातें खत्म हो गई है। अभी अभी एकदम आराम से मन लगा के अभी पढ़ो। मैं एकदम बराबर मेरे हिसाब से पढ़ाता हूँ। जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैं स्लो पढ़ा दूंगा। जो मेरे को लगता है कि ये बहुत आसान है, फटाफट हो सकता है, मैं फटाफट पढ़ा दूंगा। आप खत्म करो बात को और टॉपिक पे आ जाओ। अब जब हम लोग बात करते हैं पीयर रिव्यू, मतलब अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग इज गोइंग टू डू व्हाट, री एग्जामिनेशन, बराबर के नहीं। तो अब तुम समझो बात को। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, मेरा बच्चा फोकस कर। तो ये पीयर रिव्यू होता है फर्म्स का, बराबर। तो अब तुम समझो कॉन्सेप्ट को। जो फर्म्स होते हैं ना, फर्म्स, उनका पूरा जो कामकाज है ना, उनका जो पूरा कामकाज है, फर्म का पूरा एंड टू एंड, पूरा एंड टू एंड कामकाज, मतलब तुम समझो बात को। और ये फर्म्स का क्या क्या काम, मैं समझाता हूं आपको। ये फर्म्स का कि वेदर ये लोग कंप्लायंस कर रहे हैं क्या, कंप्लायंस विथ व्हाट, कंप्लायंस विथ प्रोफेशनल, टेक्निकल, बराबर के नहीं। वो प्रोफेशनल, टेक्निकल या एथिकल, इन स्टैंडर्ड्स को ये लोग कंप्लाई करते हैं क्या, नहीं करते हैं, बराबर के नहीं। ट्रेनिंग टू स्टाफ, ट्रेनिंग टू स्टाफ ये दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, बराबर। क्वालिटी रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब अपना जो ऑडिट कर रहे हैं वो अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं, करेक्ट है ना। उसमें क्वालिटी रिपोर्टिंग है क्या, नहीं है, वो देखना है अपने को। फिर उसके बाद आईसीएआई के जो भी गाइडलाइंस आए गए हैं, तो उन गाइडलाइंस को वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद क्या वो लोग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्टाफ का अटेंडेंस वगैरह लेना। क्या होता है, तुम समझो बात को कि फर्म्स को कुछ बातें होती है वो कंप्लाई करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम समझो ये पीयर रिव्यू आता भी क्यों है, कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एकदम अच्छे से काम करना चाहिए, क्वालिटी काम करना चाहिए, उसमें कहीं पे भी कसर नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है ना। एंड ये ऐसा नहीं कि एक बार दो बार करना है, हर बार हर घड़ी हर समय करना है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि ये सारी बातें तुमने कंप्लाई कर लेनी चाहिए। अब तुम सही में ये बातें कंप्लाई करते हो या नहीं करते हो, ये अब आप जानो, आप कर रहे कि नहीं कर रहे। आप तो ईमानदारी से करोगे, नहीं करोगे, 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 यस करोगे। बट इंस्टीट्यूट को भरोसा नहीं लग रहा है, करेक्ट है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है कि ये जो कामकाज आपने किया है, उस कामकाज का क्या कराएगी, फिर से इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, री एग्जामिनेशन कराएंगे। इसका हम लोग क्या कराएंगे, इसका री एग्जामिनेशन कराएंगे। मतलब ही हम लोग इसका क्या कराएंगे मेरा बच्चा, रिव्यू कराएंगे। किससे कराएंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस। आई बात समझ में आपको। यहां पे तुम समझो कि फर्म्स को ये सारी बातें कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंस्टीट्यूट आके चेक करेगा कि तुम सही में वो सारे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बातें अपने को देखनी है। इसीलिए इंस्टीट्यूट क्या कराता है, पीयर रिव्यू कराता है। बात पहुंची अब तक, यस। अब पीयर रिव्यू की जब बात करते हैं हम लोग, तो सवाल आता है सर पीयर रिव्यू कौन से फर्म्स का होगा, करेक्ट है ना। तो पीयर रिव्यू कौन से फर्म्स का होगा,
तो यहाँ पे पीयर रिव्यू, फिर से हम लोग क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू कौन से फर्म्स का होगा, तो पीयर रिव्यू तीन फर्म्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये कौन से फर्म्स का होगा और कब कब होगा, सो यहाँ पे हम लोग ने फर्म्स को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। वो तीन हिस्से कौन से हैं, एक है लेवल 1, दूसरा है लेवल 2 और तीसरा है लेवल 3। करेक्ट है ना। सो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ये तीन हिस्सों में फर्म्स को डिवाइड कर दिया गया है। ये डिवाइड करके सर क्या मिला उन्हें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को। तो अब तुम समझो, लेवल 1 का वंस इन एवरी 3 इयर्स, क्या कहते हैं हम लोग, लेवल 1 में जो भी फर्म आती है उसका वंस इन एवरी 3 इयर्स होगा। लेवल 2 का वंस इन एवरी 4 इयर्स होगा। लेवल 3 का वंस इन एवरी 5 इयर्स होगा। आई बात समझ में आपको, यस। सो लेवल 1, 2, 3 ऐसे फर्म्स को डिवाइड कर दिया गया है और उनका डिवीजन क्यों किया गया है, ताकि फिर क्या हो सके, उनका पीयर रिव्यू हो सके। करेक्ट है ना। अब ध्यान से सुनना, जो फर्म्स लेवल 1 में नहीं आती है, जो फर्म्स लेवल 2 में नहीं आती है, वो लेवल 3 में आती है। साथ ही साथ अगर रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट बाय, एक तो रिक्वेस्ट की गई है बाय हूं, रिक्वेस्ट की गई है एक तो बाय फर्म, बराबर के नहीं, रिक्वेस्ट कौन किया है, फर्म ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारा पीयर रिव्यू करा दो, या तो रिक्वेस्ट किया गया है ऑडिटी ने, बराबर के नहीं, मतलब क्लाइंट ने, कि हमारे जो फर्म है उसका पीयर रिव्यू करा दो। तो ऑन द रिक्वेस्ट आईसीएआई आईसीएआई विल कैरी आउट रिव्यू विदिन विदिन 15 डेज ऑफ रिक्वेस्ट। करेक्ट है ना, विद इन 15 डेज ऑफ रिक्वेस्ट वो कैरी आउट करेंगे। आई बात समझ में आपको, राइट। सो अब तुम समझो बात को कि यहां पे ये फर्म्स को रिव्यू कराया जाएगा। अब इसके अंदर कैटेगरी आती है, वो आप रीड कर लोगे। इसके अंदर लेवल 1 में कौन से आते हैं, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आते हैं वो, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद लेवल 2 में आते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर। लेवल 1 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स भी आते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के, बराबर, जिनका फिर उसके बाद जिन्होंने क्या बोलते हैं उसको, बोरोइंग्स है, डोनेशंस है, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिली है 50 करोड़ के ऊपर। करेक्ट है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो आते हैं लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 के अंदर कौन आते हैं, जो अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ओनली स्टैट्यूटरी कॉन्करेंट इनकम टैक्स ऑडिटर्स, वो आते हैं किसके अंदर, वो किसके अंदर आते हैं, एक सेकेंड, 30 डेज है क्या वो, ओके, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, इमोशनल हो गया मैं। विद इन 30 डेज, ओके, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। चेक कर रहा था आप लोग कितना अलर्ट हो करके, गुड बेटा, अभी आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो, सो यहाँ पे फिर हम लोग क्या कह रहे थे, लेवल 1 में है, फिर लेवल 2 में वो स्टैट्यूटरी कॉन्करेंट ऑडिटर्स वो आ जाते हैं, एंड फिर लेवल 3 में जो मैंने आपको बताया, जो लेवल 1 में है ना, जो लेवल 2 में है। करेक्ट है एकदम बात, यस। सो इन फर्म्स का क्या हो जाएगा, पीयर रिव्यू हो जाएगा। सो हम लोग कहाँ हैं अभी, पीयर रिव्यू में है हम लोग कहते हैं पीयर मतलब पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग री एग्जामिनेशन करेगा ऑफ द फर्म्स हु कैरी आउट विद सर्विसेज स्पेसिफिकली विच कैरीज आउट द अश्योरेंस सर्विसेज। करेक्ट है एकदम। और जाके क्या देखेगा कि वो कंप्लायंस विद प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स करता है कि नहीं करता है, स्टाफ को ट्रेनिंग बराबर से दी है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है कि नहीं है, आईसीआई के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी बातें वो लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, वो हम लोग को देखना है। परफेक्ट है एकदम, यस सर। फिर उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मामला जो है ये कैसे बढ़ेगा आगे, पीयर रिव्यू का मामला कैसे होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आईसीएआई, एकदम आराम से। हाँ बच्चों, मैंने चेंज कर दिया उसको 30 डेज, डोंट वरी, राइट, ओके, वो एरर हो गया मेरे से। सो आईसीआई, फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, फिर आईसीआई की बात करेंगे, फिर यहाँ पे होगा पीयर रिव्यू बोर्ड होगा यहाँ पे, बराबर के नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक होगा पीयर रिव्यूअर होगा,
और फिर यहाँ पे अपना क्लाइंट होगा। अब तुम समझो बात को, स्टोरी में ये 4 किरदार होंगे यहाँ पे, एकदम आराम से फोकस करना, करेक्ट है ना। सो एकदम आराम से मन लगा के फोकस करना। सबसे पहले हम लोग कौन से किरदार है यहाँ पे, अपने को पीयर रिव्यू का पूरा जो प्रोसीजर है अब वो हम लोग को देखना है। एकदम आराम से कॉन्सेंट्रेट करिएगा, फुल पावर। ओके, तो सबसे पहले ICAI बराबर, ICAI आएगा यहाँ पे। कौन कौन लोग हैं यहाँ पे, बॉक्स में डाल देते हैं। सो एक ICAI है, फिर पीयर रिव्यू बोर्ड है, रिव्यूअर है, और फिर अपना क्लाइंट है, करेक्ट है ना। ये 4 किरदार होंगे अपने। अब क्या होगा यहाँ पे, ICAI का जो काउंसिल है, ICAI का काउंसिल विल प्रिपेयर व्हाट, विल फॉर्मुलेट व्हाट, द पीयर रिव्यू बोर्ड। अच्छे से लिखते हैं अपन इसको, ठीक है। सो ICAI का जो काउंसिल है, ICAI का जो काउंसिल है, दैट काउंसिल विल फॉर्मुलेट व्हाट, द पीयर रिव्यू बोर्ड, करेक्ट है ना। अब काउंसिल बनाएगा पीयर रिव्यू बोर्ड, तो अब पीयर रिव्यू बोर्ड में कितने लोग होंगे ये हम लोग को देखना है। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी फर्स्ट पीयर रिव्यू बोर्ड में। सो फटाफट एकदम अभी हम लोग इसको, टेक्निकल बात है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो पीयर रिव्यू बोर्ड विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ द ICAI। उसके अंदर होंगे 12 लोग, उसके अंदर 50% होंगे काउंसिल के मेंबर्स, और बाकी जो 50 मेंबर्स, अदर 50% होंगे वो होंगे अदर मेंबर्स, जो इंटीग्रिटी रखते हैं, रेप्यूटेशन है, रेगुलेटरी बॉडीज से बिलोंग करते हैं, बैंकर्स है, इकोनॉमिस्ट है, लीगल एडवाइजर्स है, प्रोफेशनल्स है, वो आएंगे। सो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग को कितने लोग चाहिए यहाँ पे। सो वी नीड मैक्सिमम ऑफ व्हाट, वी नीड मैक्सिमम ऑफ व्हाट, इसके अंदर कितने होंगे, मैक्स 12 मेंबर्स होंगे, मैक्स 12 मेंबर्स होंगे। ICAI काउंसिल विल प्रिपेयर पीयर रिव्यू बोर्ड, इसके अंदर होंगे मैक्स 12 मेंबर्स। इन 12 मेंबर्स में 50% अपने ये काउंसिल मेंबर्स होंगे, और बचे हुए 50% मेंबर्स ये कौन होंगे, अदर मेंबर्स होंगे ये, करेक्ट है एकदम, राइट। फिर उसके बाद यहां पे हम लोग बात करते हैं इसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। चलिए फटाफट टेक्निकल बातें एकदम। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मतलब अपने को क्या बोलना है यहाँ पे, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ये कौन से लोग होंगे, ICAI के लोग होंगे या अदर मेंबर्स के होंगे। सो नो डाउट ये होंगे अपॉइंटेड बाय द काउंसिल फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड काउंसिल मेंबर्स। सो ध्यान में रखना ये कौन से लोग होंगे, काउंसिल वाले ही लोग होंगे। कहाँ के होंगे, ये काउंसिल वाले ही होंगे। इनका टर्म होगा 1 साल के लिए, और कैजुअल वैकेंसी भी फिल करेगा कौन, काउंसिल ही। चेयरमैन वाइस चेयरमैन बराबर के नहीं। सो ये जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे ये इसमें से आएंगे, बराबर के नहीं। और इनका जो टर्म होगा, टर्म कितना होगा बताओ, बताया ना अभी तो, टर्म कितना होगा यहाँ पे, टर्म इज इक्वल टू 1 ईयर, बराबर के नहीं। और अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई है, कैजुअल वैकेंसी अगर हो गई है, तो ये भी कौन भरेगा, ये भी कौन भरेगा, काउंसिल भरेगा। खत्म हो गई बात यहाँ पे। सो ये हो गया पीयर रिव्यू बोर्ड। एकदम आराम से समरी कर लो, क्योंकि ये टेक्निकल बातें हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, करेक्ट है ना। ये MCQ में भी आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड जो MCQs वगैरह आते हैं ना, तो उसमें आपको पूछा जा सकता है। सो बिल्कुल भी इसको भूलने का नहीं। ओके, सो ICAI के काउंसिल इस पीयर रिव्यू बोर्ड को बनाएगा, ICAI का काउंसिल इस पीयर रिव्यू बोर्ड को बनाएगा। मैक्सिमम इसके अंदर होंगे कितने, 12 मेंबर्स होंगे, 50% ICAI के काउंसिल मेंबर्स होंगे, बाकी 50% होंगे ये अदर मेंबर्स होंगे। चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये होगा फ्रॉम द काउंसिल मेंबर्स जो सिलेक्ट करे गए हैं उसमें के होंगे। इनका टर्म होगा 1 साल का, और कैजुअल वैकेंसी जो होगी वो भी फिल कौन करेगा, इट विल बी फिल्ड इन बाय द काउंसिल। आई बात समझ में आपको, यस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब रिव्यूअर के पास जाते हैं। अब तुम समझो बात को, होता क्या है यहाँ पे, ICAI का जो पीयर रिव्यू बोर्ड है ये पैनल मेंटेन करता है। ये क्या मेंटेन करता है मेरा बच्चा, पैनल मेंटेन करता है अबाउट द रिव्यूअर्स। पीयर रिव्यू बोर्ड के मेंबर्स खुद जाके पीयर रिव्यू नहीं करेगा, बात समझेगा बेटा। पीयर रिव्यू बोर्ड खुद जाके पीयर रिव्यू नहीं करेगा, वो एक पैनल मेंटेन करता है, वो पैनल मेंटेन करता है ऑफ द रिव्यूअर्स। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करेंगे किसकी, ये जो रिव्यूअर है
ये रिव्यूअर कौन होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। तो मतलब अब हम लोग ये रिव्यूअर जो पीयर रिव्यू बोर्ड पे एम्पैनल हुआ हुआ है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि उस पीयर रिव्यूअर का क्वालिफिकेशन क्या है। फटाफट हम अपन इसको डिस्कस करेंगे अभी। सो क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एकदम सिंपल है। मैंने कहा था ही इज अ पर्सन ऑफ व्हाट, सिमिलर स्टैंडिंग। सो क्या कहते हैं, इसको भी 10 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रैक्टिस। एकदम आराम से ध्यान से एकदम मन लगा के सुनना। 10 years ऑफ मिनिमम प्रैक्टिस उसका होना चाहिए, एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। उसको ट्रेनिंग होना चाहिए जो बोर्ड उसको देगा। बोर्ड मतलब यहाँ पे कौन, पीयर रिव्यू बोर्ड। ध्यान में रखना, बोर्ड कौन सा है, पीयर रिव्यू बोर्ड ने जो ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे कैरी आउट करना है अपना पीयर रिव्यू वाला एक्सरसाइज, वो कैसे कैरी आउट करोगे उसकी बात होती है यहाँ पे। सो ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। फिर उसने क्या देना है, फिर डिक्लेरेशन देना है कि भाई मैं ये बराबर से काम करूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी भी उसने मेंटेन करनी है। साथ ही साथ अगर उसे लेवल 1 एंटिटीज का अगर पीयर रिव्यू करना है, तो जो लेवल 1 में जो क्लाइंट्स हमने बात करी थी, उन क्लाइंट्स का उसने कम से कम 7 साल तक का उसने ऑडिट करना चाहिए। आई बात समझ में आपको। और साथ में उसके अगेंस्ट क्या नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट हैव व्हाट, he should not have any disciplinary action pending against him, he should not be have found guilty, or he should not be convicted by the competent court। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई, तुम समझो बात को कि अगर वही गुनेगार है तो दूसरों का काम कैसे चेक करेगा वो। एंड लास्ट में उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस प्रैक्टिसिंग यूनिट के साथ या उस क्लाइंट के साथ, बराबर के नहीं। तो यहाँ पे हम लोग उसकी क्वालिफिकेशन, अब मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करो फटाफट सारे सारे क्वालिफिकेशन जो अपन ने अभी डिस्कस करे थे उसको। करेक्ट है ना, मैं भी लिखते जा रहा हूं, आप भी फटाफट टाइप करो, एक साथ टाइप करो और फिर पोस्ट करो। एक एक मत टाइप करना, एक साथ टाइप करो फिर पोस्ट करो, एक साथ टाइप करो फिर पोस्ट करो। करेक्ट है एकदम, यस। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन नंबर 1, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। करेक्ट है ना। उसके बाद उसने क्या करना चाहिए, उसको होना चाहिए एडिक्वेट ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए। उसने डिक्लेरेशन देना चाहिए, ट्रेनिंग चेक, डिक्लेरेशन चेक। उसके बाद उसने कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी उसने फॉलो करनी चाहिए, ये भी चेक। उसके बाद अगर उसे लेवल 1 एंटिटीज का अगर पीयर रिव्यू करना है, तो लेवल 1 एंटिटीज में जो क्लाइंट्स दिए गए हैं उनका उसने 7 साल तक उसने क्या करना चाहिए, उनका उसने ऑडिट करना चाहिए, चेक। फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट कोई भी वो गिल्टी होना चाहिए क्या, नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए क्या, नहीं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है क्या, प्रोसीडिंग्स कोई पेंडिंग है क्या, नहीं। उसके बाद वो कॉन्विक्ट हुआ हुआ है क्या, नहीं। करेक्ट है ना। तो ये सारी बातें उसके अंदर होनी और नहीं होनी चाहिए, तब जाके उसको बोर्ड पे हम लोग रखेंगे, बराबर के नहीं। और बोर्ड पे रखने के बाद फिर उस रिव्यूअर का सिलेक्शन कैसे होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। सो पीयर रिव्यूअर का क्वालिफिकेशन समझ में आ गया है आपको, यस। अब अपन बात करेंगे इसका सिलेक्शन कैसे होगा। ये जो क्लाइंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस क्लाइंट को हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिसिंग यूनिट। क्या बोलेंगे इसको अपन, टेक्निकल टर्म क्या बोलेंगे अपन इसको, प्रैक्टिसिंग यूनिट, पीयू। सो अब ये कामकाज कैसे होगा, करेक्ट है ना। सो यहाँ पे रिव्यूअर इस प्रैक्टिसिंग यूनिट का करेगा क्या, पीयर रिव्यू। इसका मेमोरी टेक्निक अपन पीयर रिव्यू का मेमोरी टेक्निक बना देते हैं, वो भी क्या होगा, एकदम ही आसान भाई। वो क्या होगा, मेमोरी टेक्निक क्या है, पीयर। मेमोरी टेक्निक क्या है इसका, पीयर, एकदम ही आसान। करेक्ट है ना। सो कोई डिफिकल्टी नहीं है अपने को यहाँ पे। सो यहाँ पे पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू में अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अब सबसे पहले ये कैसे होगा, तो भाई एकदम सिंपल सी बात है। सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा पूरा प्रोसीजर कैसा है, पीयर रिव्यू प्रोसेस, पीयर रिव्यू प्रोसेस कैसा है, पीयर पीयर रिव्यू प्रोसेस कैसा है। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस में अपन ने मेमोरी टेक्निक बनाया, इसका मेमोरी टेक्निक क्या बनाया अपन ने, पीयर। मतलब ये प्लानिंग होगा,
फिर एम्पैनलमेंट होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा और रिपोर्टिंग होगा। समझा क्या रे? एकदम सिंपल मेमोरी टेक्निक है ना, करेक्ट है ना? सो अब इसका पूरा पूरा एम्पैनलमेंट कैसे होगा, तो अब अपन बात करते हैं इसका एम्पैनलमेंट कैसे होगा। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं सीधा सीधा ये आपको समझाऊंगा, एकदम आसान है। सो ये सिलेक्शन कैसे होगा इसकी बात कर रहे हैं, अभी क्वालिफिकेशन देख लिए, अब अपन बात करेंगे इसका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है ना? सो अब क्या कहते हैं सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा, एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, समझिएगा कि भाई सबसे पहले ना इसको समझ लेना, एक स्वयंवर चल रहा है यहाँ पे। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? स्वयंवर। सुना होगा, मालूम होगा आपको स्वयंवर क्या होता है। भाई ऐसा ही मामला चलता है यहाँ पे भी, पेयर रिव्यूअर को सिलेक्ट करना है ना प्रैक्टिसिंग यूनिट के लिए, तो स्वयंवर चलेगा। स्वयंवर कैसे चलेगा कि सबसे पहले क्या होगा, पेयर रिव्यू बोर्ड, ध्यान से सुनना, पीयर रिव्यू बोर्ड जो है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, लिख लेता हूं। पीयर रिव्यू बोर्ड जो है ये क्या करेगा, तीन पीयर रिव्यूअर्स के नाम वो सिलेक्ट करेगा। वो तीन पीयर रिव्यूअर्स कौन होंगे? अमर, अकबर, एंथनी, बराबर के नहीं? अमर, अकबर, एंथनी, तीन जो पीयर रिव्यूअर्स है, पीयर रिव्यू बोर्ड ये क्या करेगा, ये तीन लोगों का नाम ये क्या करेगा, ये किसको भेजेगा? प्रैक्टिसिंग यूनिट को भेजेगा। प्रैक्टिसिंग यूनिट को भेज देगा, बराबर के नहीं? प्रैक्टिसिंग यूनिट को भेजने के बाद अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन रिव्यूअर्स में से प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या करेगा, एक को सिलेक्ट करेगा। तीन रिव्यूअर में से अमर, अकबर, एंथनी को किसको सिलेक्ट करेगा? मान लो वो अमर को सिलेक्ट कर लेगा, तुम अकबर को सिलेक्ट करोगे, कोई एंथनी को सिलेक्ट कर लेगा, तुम्हारी मर्जी भाई। तो यहाँ पे प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या करेगा बेटा, प्रैक्टिसिंग यूनिट इसमें से एक को सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा? प्रैक्टिसिंग यूनिट एक को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट वन, सिलेक्ट वन। और एक सिलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड को इंटीमेट करेगा। क्या करेगा? पीयर रिव्यू बोर्ड को इंटीमेट करेगा। सो पीयर रिव्यू बोर्ड को इंटीमेट करने के बाद अब क्या होगा, पीयर रिव्यू बोर्ड जो वो सिलेक्टेड व्यक्ति है ना, पीयर रिव्यू बोर्ड जो सिलेक्टेड व्यक्ति है, जो सिलेक्टेड रिव्यूअर है, उसको इंटीमेट करेगा कि भैया बधाइया, आप सिलेक्ट हो चुके हो, बराबर के नहीं? आपको भी इंटीमेट किया जाता है। और फिर उसके बाद जब इसको इंटीमेट करने के बाद जब ये यस बोलता है, तो यहाँ पे ये रिश्ता सिलेक्ट हो जाता है, ये रिश्ता पक्का हो जाता है। इस कदर हम लोग कहते हैं कि पीयर रिव्यूअर क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। समझ में आया आपको सिलेक्शन कैसे होता है पीयर रिव्यूअर का? पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करेगा, तीन लोगों के नाम सिलेक्ट करेगा और वो प्रैक्टिसिंग यूनिट को भेजेगा। प्रैक्टिसिंग यूनिट उसमें से एक को सिलेक्ट करेगी और वो सिलेक्ट करने के बाद वो पीआरबी को इंटीमेट करेगा। पीआरबी को इंटीमेट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो पीआरबी को इंटीमेट करने के बाद पीआरबी इंटीमेट करेगा किसको, इंटीमेट टू द रिव्यूअर, इंटीमेट टू हुम, इंटीमेट टू रिव्यूअर, इंटीमेट टू हुम, इंटीमेट टू द रिव्यूअर। और रिव्यूअर को इंटीमेट करने के बाद जब रिव्यूअर यस बोलता है तो ये रिश्ता पक्का है। ऑब्वियस सी बात है, ये 7 दिन में पूरा काम होगा, क्योंकि साथ साथ चलना है, तो 7 दिन में पूरा साथ में इन्होंने काम करना है। इसमें कोई डाउट, कोई टेंशन नहीं? ओके, चलिए। सो अब यहां से एक बार जब पीयर रिव्यूअर सिलेक्ट हो चुका है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कहानी को। अब बात करेंगे प्लानिंग होगा। अब किसकी बात होगी? प्लानिंग। अब अपना सिलेक्शन मतलब अपना मेमोरी टेक्निक में का सिलेक्शन मतलब अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, सिलेक्शन मतलब अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया बेटा, अपन ने एम्पैनलमेंट, अपन ने ये पढ़ लिया एम्पैनलमेंट। इस मेमोरी टेक्निक का जो पीयर रिव्यू का जो है ना, ये ई वाला एक एम्पैनलमेंट, ये वाला पार्ट अपन ने फिनिश कर लिया। अब अपन बात करेंगे किसकी? प्लानिंग की। अब होगा टॉपिक अंडर डिस्कशन, वो होगा कौन सा? नाउ वी गो हेड एंड टॉक अबाउट इज व्हाट, प्लानिंग। अब क्या करना है अपने को? प्लानिंग करना है। भाई प्लानिंग का मामला एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो रिव्यूअर है, ध्यान से सुनना, उसका कंसेंट मिल गया ना अपने को, तो अब क्या होगा, एकदम स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। प्लानिंग में अब मामला कैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पे मामला कुछ इस कदर है कि अब पीयर रिव्यू बोर्ड अब क्या करेगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट को इंटीमेट कर देगा कि बधाइया, अमर ने, अकबर ने या एंथनी ने, जो भी एक व्यक्ति होगा, करेक्ट है ना, वो एक व्यक्ति को उन्होंने सिलेक्ट कर दिया है और उन्होंने हाँ भी बोल दिया है, वो तैयार है, बराबर है कि नहीं? तो वो प्रैक्टिसिंग यूनिट को इंटीमेट करेंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चनर भी भेजेंगे। क्या करेंगे वो? साथ ही साथ एक क्वेश्चनर भी भेजेंगे। कौन भेजेगा, ध्यान में रखना, ये भेजेगा पीयर रिव्यू बोर्ड भेजेगा। किसको भेजेगा? प्रैक्टिसिंग यूनिट को। प्रैक्टिसिंग यूनिट को इंटीमेट करेंगे कि भैया रिव्यूअर ने हाँ बोल दी है, और साथ ही साथ वो क्या करेंगे, वो एक क्वेश्चनर भी भेजेंगे, करेक्ट है ना? अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्वेश्चनर मिलने के बाद अब सवाल आता है यहाँ पे प्रैक्टिसिंग यूनिट।
अब प्रैक्टिसिंग यूनिट को ये क्वेश्चनर मिलने के बाद क्या होता है, ये इस क्वेश्चनर को फिल करेगा और ये क्वेश्चनर फिल करके इंफॉर्मेशन जो भी है उसके अंदर वो डाल देगा, जिसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी कि तुम्हारे क्लाइंट्स कौन से हैं, लोकेशन कौन सा है, आप क्लाइंट्स कैसे सिलेक्ट करते हो, स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग देते हो, आप फीस कितनी चार्ज करते हो, आपके कितने ऑफिसेज है, कितने पार्टनर्स है, ये सारी बातें उस क्वेश्चनर के अंदर वो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, बराबर के नहीं। सो अब क्या होगा, ड्यूली फिल्ड इन क्वेश्चनर इज सेंट बाय द बोर्ड। मेरा बच्चा, बहुत सारे बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंट टू द बोर्ड नहीं है, एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के देख, इट इज सेंट बाय द बोर्ड, इट इज सेंट बाय द बोर्ड। और ये जो सारा कामकाज है उसने, ये कितने दिन में ये लोग, वो तो आपको मालूम है 15 डेज में वो भेजता है। फिर उसके बाद वो क्या क्या इंटीमेट करेगा उसके अंदर, तो जैसे लिस्ट ऑफ, मैंने अभी कहा लिस्ट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट आप करते हो, आपके पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या है, आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है क्या अभी या 3 साल पहले, तो वो सब कुछ क्या होगा उस क्वेश्चनर में आपको भर के देना पड़ेगा, बराबर के नहीं। और ये आपको, ये प्लानिंग में पीयर रिव्यू बोर्ड ये कितने दिन में भेजेगा, ये यहाँ पे ये पूरा कामकाज यहाँ पे ये कितने दिन में इंटीमेट करेगा, 15 डेज में, सही बात है ना। ये कामकाज होगा कितने डेज में, 7 डेज में, बहुत सही जा रहे हैं अपन सर, यस। अब ये क्वेश्चनर फिल करेगा, इस क्वेश्चनर में क्या क्या देगा ये यहाँ पे, तो सबसे पहले आपके जो अश्योरेंस सर्विसेज है, अश्योरेंस सर्विसेज है, आप भाई वो बता दीजिए, बराबर के नहीं, आपके अश्योरेंस सर्विसेज जो है आप वो बताइए। फिर उसके बाद आपके पॉलिसीज जो है आप उसके बारे में बताइए। आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स, आपके अगेंस्ट कोई पेंडिंग है, प्रोसीडिंग्स अगर कोई आपके अगेंस्ट पेंडिंग है करंट या 3 साल पहले, तो आपने उन बातों को बताना है। अब ये क्वेश्चनर मिलने के बाद, अब यहाँ पे ये क्वेश्चनर फिल करके रिसीव हो गया, किसको रिसीव हो गया, ये रिसीव हो गया किसको, रिव्यूअर को, ये रिव्यूअर को मिल गया। अब रिव्यूअर को ये रिसीव होने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये रिव्यूअर इसके अंदर से क्या निकालेगा, सैंपल निकालेगा, या तो ये कुछ फर्दर क्या करेगा, फर्दर इंफॉर्मेशन मांगेगा, और फिर वो ऑन साइट विजिट का प्लानिंग करेगा। और आपको तो मालूम है ऑन साइट विजिट शैल नॉट बी मोर देन 7 डेज, आई बात समझ में आपको। तो ये सारी बातें वो उसके अंदर वो रिसीव जब करेगा, सैंपल निकालेगा, फर्दर इंफॉर्मेशन मांगेगा, और ऑन साइट प्लानिंग का पूरा वो प्लान करेगा, उन्हें इंटीमेट करेगा, रीजनेबल टाइम देगा, और 7 दिन के अंदर अंदर वो पूरा ऑन साइट विजिट कंप्लीट कर देगा। सो 15 डेज में क्या हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन वो उसको क्या और कुछ क्लैरिफिकेशन है, ऑन साइट रिव्यू का प्लानिंग करेगा, उसको 15 डेज का टाइम देगा कि भाई सब कुछ तैयार रख ले, और वो पूरा रिव्यू, एंटायर रिव्यू विल बी कंप्लीटेड इन 90 डेज। अब ध्यान में रखना, ऑन साइट प्लानिंग, ऑन साइट मैक्सिमम 7 डेज, और फिर जो पूरा जो रिव्यू है, पूरा रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू कितने दिन में होगा, कंप्लीट रिव्यू इन हाउ मेनी डेज, 90 डेज। इसको जबरदस्ती ड्रैग नहीं करना है, इसको जबरदस्ती डिले नहीं करना है, आई बात समझ में आपको। सो ये यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये कितना, 15 डेज वाला मामला, करेक्ट है ना, यहाँ पे ये लिख देते हैं हम लोग, ये फिल करना है, ये भी हम लोग लिख देते हैं 15 डेज वाला मामला। मेरा बच्चा यहां तक बात पहुंची आप तक, ओके, यस, ओके। सो अब यहां से ये अपना प्लानिंग वाला पार्ट अपना खत्म हो गया, दिख रहा है आपको, ये प्लानिंग वाला पार्ट इज डन 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 डन, करेक्ट है, एकदम एकदम सही है, सिंपल हो गया सर। सो अब अपना ये जो मेमोरी टेक्निक का ये खत्म हो गया। अब अपना जो पॉइंट आता है ये नेक्स्ट वाला जो ई है, कौन सा, अभी एग्जीक्यूशन। अब यहां पे जाके अब वो क्या करेगा, अब पीयर रिव्यूअर इस प्रैक्टिसिंग यूनिट का काम एक्चुअली चेक करेगा, करेक्ट है ना। सो ऑन साइट विजिट 7 डेज का, ऑन साइट कितने दिन, ऑन साइट कितने दिन बोल बेटा, ऑन साइट 7 डेज, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। सो 7 वर्किंग डेज की बात हो रही है यहाँ पे, ऑन साइट 7 वर्किंग डेज, बराबर। फिर उसके अंदर वो क्या क्या चेक करेगा, जो उसका जो एग्जैक्टली जो उसका थीम था, कि अपने को पूरा का पूरा थीम ध्यान में रखा ना आपने, कि फर्म्स वर्क बराबर से हो रहा क्या नहीं हो रहा, फर्म अपना काम बराबर से करती क्या नहीं करती, ये अपने को देखना है ना, क्योंकि अपने को क्या चेक करना है कि ये लोग क्वालिटी अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए उनके जो जनरल कंट्रोल्स है उसमें इंडिपेंडेंस है क्या नहीं है, वो प्रोफेशनल स्किल्स और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, करेक्ट है ना, इंडिपेंडेंस देखना है, स्किल्स एंड स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड्स, कंसल्टेशन कैसे लेते हैं, स्टाफ को कैसे रिक्रूट करते हैं, उनको गाइड, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ वो लोग देखते हैं जाके। सिंपल सी बात है, क्योंकि अपने को तो यही चेक करना है ना कि फर्म बराबर से पूरा पूरा काम करता है या बराबर से पूरा काम अच्छे से करता है या नहीं। तो क्या देखना है अपने को, उसका इंडिपेंडेंस, वो लोग इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंस मतलब अपन ने देखा था ना कि उसमें वो क्लाइंट को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, बराबर के नहीं, उसमें कहीं कुछ उनके थ्रेट आता है क्या उनके कामकाज के ऊपर, स्टाफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन की अटेंडेंस वगैरह कैसा होता है वो। तो ये अपन ने क्लास में उसका मेमोरी टेक्निक पढ़ा था। वो क्या बोला था अपन ने, ऑफिस पिक्स, वो क्या बोलते हैं, ऑफिस प्रोफेशनल, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद कंसल्टेशन, एंड लास्ट में स्टाफ रिक्रूटमेंट, सुपरविजन एंड डेवलपमेंट। ये अपन ने बात करी थी क्लासेस में ऑफिस पिक्स। गुड, मुझे बहुत अच्छा वो लगा जान के कि आपको क्लास की बातें सारी सारी याद भी है। राइट, सो ये बातें अपन ने कर ली थी ऑफिस पिक्स, जो एग्जीक्यूशन में देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब वो उसके अंदर और क्या क्या सिलेक्शन ऑफ अश्योरेंस, तो उसमें वो और देखेगा कि तुम्हारे कौन से नंबर ऑफ ये है क्या बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ अश्योरेंस। अब उसमें क्या देखेगा, नंबर ऑफ अश्योरेंस तुम्हारे पास क्या है, क्वालिटी कंट्रोल्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ द अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट्स, देन मेथड कैसे आप एक्सेप्ट कैसे करते हो उसको, पार्टनर्स कितने हैं आपके, आपके लोकेशंस कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिसिंग यूनिट के, फीस कितनी चार्ज करते हो। तो ये सब वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा इनिशियल सैंपल के बेसिस पे। करेक्ट है ना। और फिर वो रिकॉर्ड्स को, अब ये पूरा उसको चेक करना है बराबर कि ये सब कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब फिर वो उसमें क्या करेगा, वो रिकॉर्ड्स लेगा। अब वो रिकॉर्ड्स में क्या देखेगा कि यही बात है फिर से कि वो अश्योरेंस एंगेजमेंट है उसके, वो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स देखेगा। रिकॉर्ड्स में वो इंटरनल कंट्रोल आप फॉलो करते हो क्या नहीं करते हो, आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बराबर होते हैं कि नहीं होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर से प्रेजेंट होते हैं, कंक्लूजन आप और रिपोर्टिंग कैसे करते हो, जो अपना जो ये जो रूटीन काम है, रूटीन काम अपन ऑडिट में तो यही तो करते हैं ना, रूटीन वर्क है ये अपना। तो ये पूरा प्रोसेस को ये रिव्यू करेगा, एंटायर वर्क को ये क्या करेगा आपका, ये रिव्यू करेगा कि आपने रिकॉर्ड्स आपने क्या क्या लिए, आपने इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चेक किए, उसके बेसिस पे सब्सटैंटिव टेस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन और आपका रिपोर्टिंग वो सब बराबर होता है क्या नहीं होता है आपके ऑफिस में, ये सब बातें वो देखेगा। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज क्या बोलते हैं उसको, अपना कंप्लायंस अप्रोच। डेटा कितने इयर्स का लेगा बेटा, जितने साल वो अपने को मेंटेन करना होता है, अपने वर्किंग पेपर्स अपने को एज पर एसे 230 कितने साल के लिए मेंटेन करने पड़ते हैं, बोल बेटा तू ही। कौन है बच्चा, रूबी, बेटा तू ही बोल अपने को, अपने जो वर्किंग पेपर्स है ये अपने को कितने साल तक मेंटेन करने पड़ते हैं एज पर एसे नंबर 230, बोलो। एसे 230 के हिसाब से मैं नहीं जवाब दे रहा हूं, आपको भी मालूम होना चाहिए, सीए फाइनल में अपन, बताओ, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओके, सो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। तो जितने साल अपने को डेटा बुक्स अपन मेंटेन करेंगे अपने वर्किंग पेपर्स उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ पे बच्चा कौन है रे ये, अरे 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 अरे, वाह कसम, रूबी बोलती 7, फिर निकिता बोलती 5, जय बोलता 8। अरे भगवान, इसमें 7-8 साल में ही आपको कंफ्यूजन है, अरे बाप रे। अरे क्या जान लोगे क्या यार, सीए फाइनल में आके आपको 7 या 8 साल में आपको कंफ्यूजन है। आज आपका होमवर्क ऐसे 230 पढ़ो यार प्लीज। ये मेरा इंटर का बच्चा बता देगा यार, तुम ये जय पागल हो गया क्या, 8 इयर्स कंपनीज एक्ट पढ़ रहा है क्या तू। मैं ऐसे 230 की बात कर रहा हूँ, ऐसे 230 की। वेरी गुड निधि, दीपक, ये तुकाराम भाई 8 साल, बच्चों ये अपने को ऐसे 230 की बात कर रहा हूं मैं, तुम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हो। ओके, सो उतने अपन डेटा वो अपने को पीयर रिव्यूअर मांग सकता है, करेक्ट है ना एकदम, यस। तो ये बात हो गई अपना कंप्लायंस अप्रोच। फिर सब्सटेंटिव अप्रोच में अपन क्या करेंगे, एकदम ये सिंपल बात है। सो ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑन साइट करेगा ये, फिर ऑन साइट करने के बाद अपने को यहाँ पे क्या लिखे थे अपन, यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेगा, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। सो रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। सो रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कंप्लायंस अप्रोच।
बराबर कि नहीं। कंप्लायंस अप्रोच होने के बाद फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं सब्सटैंटिव अप्रोच, करेक्ट है ना। सब्सटैंटिव अप्रोच में यहाँ पे वो पूरे वो पेपर्स को डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, करेक्ट है ना। और फिर ये सारा होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन में उसने क्या ऑन साइट चेक कर लिया, रिव्यू कर लिया, बराबर। और अब उसे क्या करना है मेरा बच्चा, अब उसे क्या करना है, अल्टीमेट कंक्लूजन, दैट इज व्हाट इज द रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग कैसे करेगा वो भाई, तो वो रिपोर्टिंग सबसे पहले जो उसके फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन्स है, वो पहले किसको बताएगा, वो प्रैक्टिसिंग यूनिट को बताएगा, बराबर के नहीं। वो बिफोर मेकिंग एनी रिपोर्ट टू द पीयर रिव्यू बोर्ड, ये किसको बताएगा, वो किसको बताएगा बोलो। सो ही विल इंटीमेट इट टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट। प्रैक्टिसिंग यूनिट का उसके ऊपर क्या फीडबैक है, बराबर कि नहीं। विद इन 15 days ही विल, प्रैक्टिसिंग यूनिट विल मेक एनी सबमिशंस। और फिर अब क्या होगा, जब सबमिशंस मिलेंगे तो अब वो जो सबमिशंस मिला है, दो बातें होगी कि एक तो वो सेटिस्फाइड होगा या तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब वो क्या है, इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिस्पॉन्स बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, करेक्ट है ना। और दूसरा क्या कहता है यहाँ पे, रिस्पॉन्स बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट, बराबर कि नहीं, ही इज सेटिस्फाइड बाय द रिस्पॉन्स। तो बस वो कॉपी दे देगा ऑफ द रिपोर्ट शैल ऑल्सो बी फॉरवर्डेड टू द, वो उसके हिसाब से वो पीयर रिव्यू रिपोर्ट बना देगा। बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, तो उसके रीजंस भी वो डालेगा और मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देगा किसको, मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देगा किसको, पीयर रिव्यू बोर्ड को, करेक्ट है एकदम। सो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, पीयर रिव्यू का पूरा पूरा प्रोसीजर खत्म होता है। और लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ भाई, हम लोग एक क्वालिफाइड असिस्टेंट्स का भी मतलब एक सहायता ले सकते हैं। वो उसने भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए और वो भी डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ओनली वन असिस्टेंट एंड हु शैल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु शैल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ पर्सन हु डज नॉट अट्रैक्ट एनी डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर सेक्शन 8। तो ऐसा असिस्टेंट हम लोग साथ में रख सकते हैं। आई बात समझ में आपको। और वो उसके साथ एटलीस्ट उसने 1 साल काम करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो दिस इज व्हाट इज माय डियर फ्रेंड्स पीयर रिव्यू। समझ में आ गया कि आपको एकदम आसान है पीयर रिव्यू, बोलो। कॉन्फिडेंस है आपको पीयर रिव्यू में। ये रहा अपना पीयर रिव्यू का जो भी अपन ने डिस्कशन किया था। मजाक मजाक में देखो भाई, आज कितना पढ़ लिया अपन ने, वाह यार, अमेजिंग, सुपर्ब। लगा ही नहीं था इतना अपना पढ़ के हो जाएगा करके। सही बात है एकदम, यस। ओके, सो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक फॉर द डे, करेक्ट है ना। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा अपने को कवर करने, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अपने को फिनिश करना है, बिल्कुल भी अपने को थकना नहीं है कहीं पे भी। ओके, सो अब अपना आखिरी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इट विल नॉट टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स, करेक्ट है ना। सो अब अपन बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक जो है वो है ड्यू डिलिजेंस। अरे ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब ये तो अपना शुरू होते से ही खत्म हो जाएगा यार, इसमें क्या तुम ऐसे लोड ले रहे हैं, करेक्ट है ना एकदम, यस। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, ड्यू डिलिजेंस, द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। ओके, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब एकदम सिंपल सी बात है भाई, समझ लो। फिर मैं आपको होमवर्क के लिए भी कुछ चैप्टर्स आप पढ़ने के लिए आपको बोलूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि बस वो डिफरेंस क्या है। तो वो टॉपिक हम लोग स्किप करके हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए पढ़ाई करेंगे फिर। ओके, चलो। सो अब हम लोग बात करते हैं ड्यू डिलिजेंस की। मेरा बच्चा, जब मैं ड्यू डिलिजेंस की बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ड्यू डिलिजेंस मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जब एक कंपनी, क्या बोल रहा हूं मैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी को, कंपनी कंपनी एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को क्या, जब उनका मर्जर होता है या उनका एक्विजिशन होता है, बराबर के नहीं। तो जब M&As होते हैं उस समय पे हम लोग ने उस कंपनी को खरीदना या नहीं खरीदना, ऐसा जब डिसीजन लिया जाता है, ऐसा जब कुछ क्वेश्चन आता है, तो उस समय पे हम लोग जो बात करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। कि हम लोग को चेक करना है कि क्या वो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसके अंदर, तो वो मेरे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू डिलिजेंस, राइट। एकदम आराम से भाई, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और ये सब पढ़ाऊंगा आराम से। वो अगर आपको पीयर रिव्यू आ गया तो क्वालिटी रिव्यू में कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, वो कल करा दूंगा, मतलब परसों करा दूंगा। ठीक है ना। आज के 3 टॉपिक अपने को जो पढ़ने वो ये है
इसमें तुम्हारा दम निकल गया है, रिलैक्स भाई, जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो मेरा बच्चा, है ना। लव यू, चलो फोकस कर। सो ड्यू डिलिजेंस की बात करता हूं तो ड्यू डिलिजेंस में हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी टू कंपनी जब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तुम समझ रहे ना। इस कंपनी को अगर मान लो इस कंपनी में पैसा लगाना है तो भाई ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बहुत पैसा लगाना है अपने को यहाँ पे, करेक्ट है ना। सो यहाँ पे तुम समझने की कोशिश करो, वो पैसा लगाने के बाद फिर हम लोग ये नहीं सोच सकते कि वो अपने लिए फायदेमंद है या नहीं है, करेक्ट है ना। अपने को पैसा लगाने के पहले ये बातें सोचनी है कि वेदर इट विल बी बेनिफिशियल टू अस और नॉट, करेक्ट है ना। जैसे हम लोग को एक फेमस जो अपने मर्जर्स एक्विजिशंस है, वॉलमार्ट टुक ओवर व्हाट, फ्लिपकार्ट, करेक्ट है ना। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ले लिया, जोमैटो ने किसको ले लिया, जोमैटो ने उबर ईट्स को ले लिया, जोमैटो ने उबर ईट्स को ले लिया, करेक्ट है ना। बोलो रे भाई, कुछ ऐसे याद है क्या नहीं आपको, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए थे ना ये हाल ही में, तो ये वही हाल ही के एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको। सो जोमैटो ने उबर ईट्स को ले लिया, फिर उसके बाद अपने फेसबुक ने किसको ले लिया, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ले लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को ले लिया, बराबर के नहीं। सो अब तुम समझो भाई, यहाँ पे जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है तो उस समय पे हम लोग को, हाँ को बच्चा बोल रहा है वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया, वोडाफोन आइडिया बिकेम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इनका मर्जर हो गया। सो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ऐसे तो दिन ब दिन दिनों दिन बहुत सारे एमएनडीज होते रहते हैं। तो वो करने के लिए क्या होता है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। आई बात समझ में। सो ड्यू डिलिजेंस जब अपने को करना है तो मेरा बच्चा बात समझ, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, देर आर व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, अलग अलग तरीके के हम लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं। वो अलग अलग टाइप के ड्यू डिलिजेंस कौन से हैं, सो आइए हम लोग देखते हैं वो अलग अलग टाइप के ड्यू डिलिजेंस कौन से हैं। एकदम सिंपल सी बात है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस आर, नंबर वन इज कमर्शियल एंड ऑपरेशनल। कमर्शियल एंड ऑपरेशनल मतलब क्या कहता है यहाँ पे, एकदम आराम से ध्यान से सुनना, कि हमारे लिए ये बिजनेस फायदेमंद होगा क्या अगर मैं इस बिजनेस को उठाऊं, बराबर के नहीं। कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस क्या कहता है कि अगर मैं ये बिजनेस को उठाऊं, बराबर, तो क्या ये मेरे लिए कमर्शियली वाइबल होगा क्या, मेरे लिए ये फायदेमंद होगा क्या। जैसे अगर अपन देखें कि जैसे एग्जांपल अपन ने लिया था वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट वाज द कंपनी जिसके फिजिकल स्टोर्स थे, जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं के बराबर था, करेक्ट है ना। अब उनको आज के तारीख में ई कॉमर्स के दुनिया में तुम समझने की कोशिश कीजिए कि अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, बोलना बेटा, अपने को क्या करना है यहाँ पे कि आज के तारीख में अपने को ई कॉमर्स में अपने को बहुत आगे बढ़ना है, करेक्ट है ना। सो अब अगर वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को एक्वायर करता है तो उसका प्रेजेंस ई कॉमर्स साइट्स पे भी आ जाता है, करेक्ट है। तो ये उसके लिए अच्छा है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि फ्लिपकार्ट का बिजनेस सही में अच्छे से चलता है क्या नहीं है, फ्लिपकार्ट के कितने यूजर्स है, फ्लिपकार्ट का कस्टमर बेस कितना है, कितने अकाउंट्स रजिस्टर्ड है उनके पास, एक्टिव यूजर्स कितने हैं, नॉन एक्टिव यूजर्स कितने हैं। तो ये सारी बातें जब हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, करेक्ट है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जो टारगेट जिसे हम लोग एक्वायर करने जा रहे हैं, वो टारगेट जो हम लोग एक्वायर कर रहे हैं कि क्या उसके फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, क्या वो प्रॉफिट में है, क्या वो सही में अच्छा खासा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बराबर। या दोनों जब हम लोग साथ में आएंगे तो हमें क्या फाइनेंशियल गेन कुछ होगा या नहीं होगा, ऐसे हम लोग बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। देन वी टॉक अबाउट इज द टैक्स। टैक्स की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब हम लोग साथ में आ जाएंगे तो जिस टारगेट को मैंने एक्वायर किया है, उस टारगेट को जो मैंने एक्वायर किया, क्या उसको कुछ टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं क्या, वो कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, उसे कुछ टैक्स हॉलीडेज है, क्या उसको कुछ एडवांटेजेस है, क्योंकि अगर जो उसे फायदा होता है, अगर वो फायदा उसे हो रहा है तो ऑब्वियसली मर्जर एक्विजिशन के बाद वो मुझे भी होगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करते हैं, डी वाला पॉइंट अपना क्या कहता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात समझ बेटा कि अब जैसे अगर मान लो हमने किसी एक कंपनी
कंपनी को एक्वायर कर लिया, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, तो मुझे एक बात बताओ, जो व्हाट्सएप के जो एम्प्लॉइज है, व्हाट्सएप के जो एम्प्लॉइज छोड़ो, व्हाट्सएप के जो ये है क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो उसका क्या बोलते हैं उसका जो प्रोग्राम है, उसका जो कोडिंग है, क्या वो लगेज बदल देंगे? उनका जो सिस्टम है वो पूरा चेंज कर देंगे, जिस तरीके से वो अकाउंटिंग करता है क्या वो सब चेंज कर देंगे क्या लगेज? नहीं। तो इसके लिए हम लोग को जब एक्वायर करना है किसी कंपनी को, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम देखनी है कि क्या वो सही इंफॉर्मेशन सही व्यक्ति को सही समय पे सही मात्रा में पहुंचा रही है या नहीं, whether it is providing the right information to the right person at the right time in the right quantity। ये हम लोग को देखना है कि क्या उनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम उतनी बेटर है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीगल ड्यू डिलिजेंस की। लीगल ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या है कि क्या वो लोग सारे लॉस को कंप्लाई करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने कोई लॉ को कंप्लाई नहीं किया और उसका अगर कुछ क्या बोलते हैं उसको पेनल्टीज लाइबिलिटीज अगर उनको पे करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइबिलिटीज पेनल्टीज हमें भी लागू हो जाएगी, तो हमें वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है। एनवायरमेंटल लॉस भी होते हैं बहुत सारे, कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिट करना है अपने को, कितना टेम्परेचर रखना है, जैसे अभी अपन ने रिसेंटली देखा था गैस लीक हो गया था, तो वो गैस लीक की वजह से कितने सारे लोगों की जाने खतरे में आ गई थी, करेक्ट है ना एकदम। सो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हमें एनवायरमेंटल लॉज को भी कंप्लाई करना है। और लास्ट में पर्सनल, वापस से जैसे एकदम से इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग रातों रात चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही हम लोग पूरा पूरा स्टाफ एकदम से चेंज नहीं कर सकते, तो उस घड़ी उस समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस घड़ी उस समय हम लोग को उनका पर्सनल वो कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट वो काम करने के काबिल तारीफ है या नहीं है, उनमें वो क्षमता है या नहीं है, वो अपने को देखना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल। आई बात समझ में आपको? यस, एनीवन एनी क्वेरी? नो। अब फिर उसके बाद क्या होता है ना, ये अलग अलग टाइप के ड्यू डिलिजेंस हो गए, करेक्ट है ना। तो अब ये जो अलग अलग टाइप के ड्यू डिलिजेंस अपन ने देखे, इसमें आपको एक ड्यू डिलिजेंस पे बी वाले पे आप देखोगे अगर केयरफुली, तो आपको दिखता है कि सर देयर इज व्हाट एन एस्ट्रिक्स मार्क, बराबर के नहीं। तो वो एस्ट्रिक्स मार्क क्यों है, क्योंकि तुम समझो बात को, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आई एम नॉट दैट वेल वर्स्ड विद व्हाट द ह्यूमन पॉलिसीज द पर्सनल, आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद व्हाट द एनवायरमेंटल। लीगल की बात करें तो एक हम लोग कंपनी लॉ या हम लोग इनकम टैक्स लॉ इतना हम लोग देखते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे लॉज होते हैं ना भाई, बराबर के नहीं, तो वो सारे लॉज से उतना हम लोग वेल वर्स्ड नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम भाई एक इसका पढ़ते थे, अब वो इसका भी हट गया है, ऐसे तो अब आईटीटी ओटी करके इतना कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में हम लोग को तो जानकारी है नहीं। टैक्स के बारे में बखूबी कुछ बहुत थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट जो बेस्ट काम हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, जो हम लोग एक अच्छी चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं, वो कौन सा है मेरा बच्चा, फाइनेंशियल। तो जब यहाँ पे इस टॉपिक को बात करते हैं, तो पूरा पूरा टॉपिक जो कवर होता है वो क्या होता है, पूरा पूरा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की बात करता है। और इसमें अपने को सिर्फ पढ़ाया जाता है कि व्हाट आर द एरियाज वी नीड टू कवर अंडर व्हाट द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जिसमें हम लोग अभी फटाफट मैं आपको ओवरव्यू देता हूं और अपना ये चैप्टर खत्म। आई बात समझ में? तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री एंड द बैकग्राउंड अबाउट द प्रोमोटर। अब तुम समझो बात को, ब्रीफ हिस्ट्री या ऑफ द टारगेट और बैकग्राउंड ऑफ द प्रोमोटर क्या होता है कि इस कंपनी को किसने शुरुआत किया, ये जो कंपनी है अपने कैसे शुरुआत हुई थी, कहां से कहां पहुंची है, बराबर, देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच गई है, ये सारी बातें हम लोग को देखना है। क्योंकि जब हम लोग पास देखते हैं तो इसका ग्रोथ, इसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, इसके ये अभी कहां पे है, कितना शेयर ये लोग एंजॉय करते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग को पता चलता है कि ये प्रोमोटर सही से काम करे कि नहीं करे। जैसे अगर अभी अपन बात करें तो जैसे किंगफिशर एयरलाइंस था, तो उसका जो मैनेजमेंट था विजय माल्या, उन उसका प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था कि अपना जो सत्यम का स्कैम हुआ, तो उसमें रामालिंगम राजू का था। तो व्हाट वी लुक इनटू द पास्ट गिव्स मोर अबाउट व्हाट द कंपनी स्टैंड्स फॉर, करेक्ट है ना। तो उसका अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो इसीलिए जब हम लोग फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, सो हम लोग को उसको क्या करना है, ब्रीफ हिस्ट्री देखना है कि उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या थे, कब ये कंपनी एकदम से आगे बढ़ गई है, एकदम से कब गिर गई। जैसे नोकिया फोन्स की बात करें, ब्लैकबेरी फोन्स की बात करें, याहू की बात करें, तो ये सारी बातें हम लोग को देखनी है। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करनी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज की जब बात करता हूं बेटा, सो ध्यान में रखना, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, कभी कभी टारगेट कंपनी और जो एक्वायरिंग कंपनी है, दोनों के अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर हम लोग उसके हिसाब से मैच करें तो अपना प्रॉफिट क्या होगा, कैसे होगा, ये हम लोग को देखना है। फिर हम लोग को ये भी देखना है कि जब फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, जो टारगेट है उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करी या नहीं करी, ये हमको देखना है। अगर कहीं चेंजेस करे उन्होंने, तो ये हम लोग को देखना भी है कि उन्होंने चेंजेस क्यों करे, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी
पड़ी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो चेंज कर देंगे उसको इस इंटेंशन से कि दैट विल रिप्रेजेंट अ हायर प्रॉफिट एंड वो हायर प्रॉफिट विल रिप्रेजेंट व्हाट अ गुड मार्केट वैल्यू फॉर द शेयर्स, बराबर कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग को क्या देखना है कि उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज वो बराबर से फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी अपने को देखना है। करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर हम लोग बात करते हैं रिव्यू ऑफ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम लोग को देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने बनाए हैं तो उनके एसेट्स लायबिलिटीज वो बराबर से उन्होंने वो बराबर से बनाए हैं या नहीं, उनका प्रेजेंटेशन वो है या नहीं सही से, वो हम लोग को देखना है। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एक्चुअल फिगर्स है वो बराबर है कि नहीं, प्रीवियस फिगर्स वो बराबर से कंपेयर करते हैं कि नहीं, मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉर्मल हम लोग जो ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो सारी बातें हम लोग को देखनी है। उसमें कहीं पे भी हिडन लाइबिलिटीज या हिडन अंडर वैल्यूड एसेट्स कहीं होने नहीं चाहिए। करेक्ट है ना। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है ऑफ हिडन लाइबिलिटीज, ये मेरा बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हिडन लाइबिलिटीज। करेक्ट है ना। एंड ओवर वैल्यूड एसेट्स, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये देखना है कि क्या उन्होंने उनके सारे सारे टैक्सेस को पे किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ टैक्सेस को पे नहीं किया है, स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग को वो सारे टैक्सेस अपने को भरना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो की। कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कि क्या वो नेसेसरी उनके डे टू डे एक्टिविटीज वो आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, वो हम लोग को देखना है। उतना वर्किंग कैपिटल, उतना कैश फंड्स अवेलेबल है या नहीं है, क्या वो उनके डे टू डे कमिटमेंट्स ऑनर कर पा रहे हैं, क्या जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा वो लोग पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मतलब अब क्या है कि अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक जो हम लोग ने रिव्यू किया वो क्या रिव्यू किया हमने, कि आज के तारीख तक उनके फाइनेंशियल, उनके अकाउंटिंग, उनके कैश फ्लोज, ये आज के तारीख तक क्या था वो हम लोग ने देख लिया। बट अब जब हम लोग एक्वायर करते हैं तो हम लोग सिर्फ आज के तारीख तक की बात नहीं करते, हम लोग को देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सो वी प्रिपेयर व्हाट द फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। क्या करते हैं बच्चों अपन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में हम लोग तीन टाइप के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, एक है ऑप्टिमिस्टिक, दूसरा है पेसिमिस्टिक एंड तीसरा जो बनता है मोस्ट लाइकली। ऑप्टिमिस्टिक मतलब ये सोच के बनाते हैं कि जब अगर मैं इसको एक्वायर करूंगा तो इसका सबसे बेस्ट काम होगा, ये ऐसा एकदम तूफान चलेगा, बराबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक। फिर पेसिमिस्टिक मतलब खराब से खराब क्या हो जाएगा, कि अगर मेरा धंधा चला ही नहीं तो कितना नुकसान होगा, एकदम बॉटम लाइन होगी। और फिर दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मोस्ट लाइकली एक सिनारियो निकालेंगे जिससे हम लोग डिसीजन लेने में हमें आसानी हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। भाई मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बराबर से सैलरीज वगैरह आपने पे कर दिए ना, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, उनका लीव एनकैशमेंट, बराबर वो सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कौन किसका कितने लिए एलिजिबल है वो अपने को देखना है। एंड लास्ट में स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस अपने को देखना है। आई बात समझ में आपको। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। करेक्ट एकदम, यस। सो मेरा बच्चा जब ये ड्यू डिलिजेंस करता है, ओपन माइंड आपने रखना है, सारे एंगल्स को आपने देखना है, बराबर के नहीं, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस आपने नहीं रखने हैं, जो भी रियलिस्टिक है वो आपने फोकस करना है। और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ड्यू डिलिजेंस आप कर सकते हो। राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तीन चैप्टर्स अपने खत्म हो गए हैं, लाइबिलिटी फॉर ऑडिटर, पीयर रिव्यू, ड्यू डिलिजेंस। बोलिए बॉस, कॉन्फिडेंस बढ़ा क्या आपका, बड़ा होगा तो फिर अपन कल क्या करने वाले हैं, कल क्या करेंगे फिर अपन, कल मतलब नाउ वी विल मीट ऑन 30th, 30 तारीख को मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 30th मई। करेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह मैं वो उसको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बेटा इन्वेस्टिगेशन भी सेम सेम है। इन्वेस्टिगेशन भी तुम समझो बात को, इन्वेस्टिगेशन जो होता है जब एक क्या बोलते हैं इंडिविजुअल फर्म ये किसी और को एक्वायर करना चाहते हैं, या क्या कहते हैं उसमें हम लोग की, अगर हम लोग को कहीं पार्टनरशिप में ऐड होना है तो हम लोग करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली तहकीकात है, और उसके लिए जो बेसिक एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं कि फ्रॉड हुआ है क्या, एम्बेजलमेंट हुआ है क्या, एक फर्म को दूसरे फर्म को टेक ओवर करना है, करेक्ट है ना।
तो वो सारी बातें जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। लॉ करवाता है इन्वेस्टिगेशन कभी कभी, बराबर के नहीं, टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर्स कि उन्होंने कुछ गलत काम किया नहीं किया, टू इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वो एक बेसिक पार्ट है इन्वेस्टिगेशन। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बेसिक टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन। सिंपल सी बात है। क्वालिटी रिव्यू और फोरेंसिक ऑडिट में आपको ब्रीफ में बता दूंगा कि क्या होता है क्वालिटी रिव्यू और फोरेंसिक ऑडिट, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। सो अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा ये अपने देखिए ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बेसिक चैप्टर होगा। तो वो ऑलरेडी एसएस के इसमें अपलोडेड है, तो वो मैं नहीं कराऊंगा ऑडिट रिपोर्ट आपको, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा अभी जो है चैप्टर नंबर 2 और 3, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन और रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ये बेसिक चैप्टर्स मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ये 2 बेसिक चैप्टर्स कराऊंगा 30 मई को। कौन से बेसिक चैप्टर्स मैंने कहा यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर 30 मई को ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन, ऑडिट प्लानिंग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन वो है, एंड रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब आप बोलोगे सर ये बेसिक टॉपिक की जरूरत नहीं है, बट मेरा बच्चा बात समझ, ये बेसिक टॉपिक की जरूरत है आपको, क्योंकि जब ये बेसिक टॉपिक्स, इसमें से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज और केस स्टडीज आएंगे। बाकी जो आपके टॉपिक है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसी, बैंक ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ये सब कराऊंगा, उसका रिवीजन कराऊंगा। कुछ 2 दिन थोड़े नेक्स्ट लेवल टॉपिक्स, 2 दिन थोड़े हल्के हल्के टॉपिक्स, ऐसा बैलेंस्ड रिवीजन होना बहुत जरूरी है। करेक्ट है एकदम, यस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन 30 मई। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो जरूर लाइक का बटन दबाना, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इसको, करेक्ट है ना, सो दैट दे ऑल्सो गेन लॉट ऑफ थिंग्स। और अपना जो लेक्चर होगा, टाइम सेट है यार, टाइम सेट है 8:30 इन द इवनिंग, 8:30 PM सेट है, बराबर के नहीं, कोई टेंशन नहीं है उसको। सो 8:30 PM वी विल बी हैविंग आवर नेक्स्ट सेशन ऑन 30 May। ऑल सेट गाइस, okay, thank you very much, bye bye, take care, love you।